हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में बात करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एनसीईआरटी रीडिंग। देखो, जब एक बार हम चैप्टर को पढ़ लेते हैं ना, पढ़ते तो एनसीईआरटी बेस्ड ही हैं, लेकिन जब एनसीईआरटी को एक बार रीड करते हैं ना तो काफ़ी मज़ा आता है कि वही कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है जो एनसीईआरटी में लिखा है और क्वेश्चन यहीं से बनेगा। देखो ऐसा है, एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। फूड, सबसे पहली बात डाइजेशन का मतलब होता है, देखो क्या है, हमारी बॉडी को चाहिए, हमारी बॉडी बनी है सेल, और सेल को चाहिए एनर्जी, और एनर्जी के लिए चाहिए खाना। लेकिन ये जो रोटी खाते हैं, जो सब्जी खाते हैं, जो चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, पिज्जा बर्गर, ये सब हमारी बॉडी को, हमारी सेल को नहीं चाहिए। हमारी सेल को चाहिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए, उसको चाहिए क्या, उसको चाहिए अमीनो एसिड चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, नाइट्रोजनस बेस चाहिए, ये सब सारी चीजें चाहिए ना। तो जो बड़ा फूड है, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंप्लेक्स फूड में कन्वर्ट करना, इसी को बोलते हैं डाइजेशन। अच्छा, ये जो डाइजेशन कंप्लीट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वहां से वहां डाइजेशन कंप्लीट हुआ, मतलब वहीं पर जाके ग्लूकोज बना, अमीनो एसिड बना, फैटी एसिड बना, और इसको पूरी बॉडी में ले जाना है, हर एक सेल। तो सर उसको ब्लड में डाल दो, और ब्लड में इसको हमने डाल दिया तो इसको बोला एब्जॉर्प्शन। क्या बोला? एब्जॉर्प्शन। तो चैप्टर का मतलब समझ में आ गया। अच्छा, इसके लिए जो डाइजेशन कर रहे हो, इसके लिए खाना खाने की जरूरत है। तो फूड, चाहे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, फूड जो होता है बेसिक रिक्वायरमेंट होता है। तो फूड जो है वो क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक रिक्वायरमेंट एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है। और हमने देखा, हमने देखना चाहा कि फूड में क्या क्या होता है, मेजर कंपोनेंट क्या होता है फूड का, ऑफ और फूड, हमारे फूड का। तो हमें मिला कार्बोहाइड्रेट होता है, उसमें प्रोटीन होता है, फैट होता है, उसके बाद विटामिन भी हो सकते हैं, मिनरल भी हो सकते हैं, ये भी जरूरी होते हैं। देखो, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, इससे बोला गया बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। विटामिन, मिनरल, ये स्मॉल क्वांटिटी में हमें चाहिए। क्या चाहिए? स्मॉल क्वांटिटी में। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये अच्छी खासी क्वांटिटी में, एज कंपेयर इसके तुलना में ज्यादा हमें चाहिए। फूड क्या करता है? सर फूड इतने कंपोनेंट है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल। सर ये बताओ कि कार्बोहाइड्रेट, फैट यहां से मिला, विटामिन, मिनरल ऑल्सो रिक्वायर्ड, हमें रिक्वायर्ड होता है स्मॉल क्वांटिटी में। चलो, फूड हमें प्रोवाइड करता है एनर्जी। फूड जब है हमें प्रोवाइड करता है एनर्जी, ताकि हमारी एनर्जी क्यों चाहिए? ताकि हम डेली एक्टिविटी, अपनी जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर हमारे पास एनर्जी नहीं होगी तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। जिस दिन मेटाबॉलिज्म होना बंद हो गया, उसी दिन भैया बहुत अच्छे इंसान थे वाले लोग कहने लगेंगे। सुनो, तो फूड देता हमें एनर्जी। क्या प्रोवाइड करता है? पहला तो हमें एनर्जी देता है, दूसरा ये हमें देता है ऑर्गेनिक मटेरियल। याद करो, कभी हम जाइगोट के फॉर्म में थे, और जाइगोट एक सिंगल सेल होता है, उस सिंगल सेल से आज हम ट्रिलियन ऑफ सेल के मालिक हैं। कैसे हुआ? क्योंकि एक सेल से दो बना, दो सेल से तीन, दो सेल से चार, चार से आठ, ऐसे बनते गए ना। अच्छा, सेल से सेल बन रहा है, मतलब सेल बनाने के लिए मटेरियल चाहिए कि नहीं? और वो मटेरियल ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता कहां से आता है? फूड से आता है। फूड, सुनो, तो फूड जो होता है हमें ऑर्गेनिक मटेरियल देता है फॉर ग्रोथ के लिए। जब हम बड़े हो रहे हैं तो हमारे सेल बढ़ रहे हैं, और सेल बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल चाहिए। अच्छा, मान लो हमारा टिश्यू कट गया, इसको रिपेयर करना है, रिपेयर अगर करना है तब भी सेल का नंबर बढ़ाना, तो ऑर्गेनिक मटेरियल चाहिए, ऑर्गेनिक मटेरियल। तो फूड हमें देता है एनर्जी और ऑर्गेनिक मटेरियल देता है ना। और सुनो, वाटर भी जरूरी है। वाटर जो हम लेते हैं, ये प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेटाबॉलिक प्रोसेस में। क्योंकि जो भी केमिकल रिएक्शन चल रही है, अगर वाटर निकाल दो तो केमिकल रिएक्शन चलेगी ही नहीं। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस में, मेटाबॉलिक मतलब जो भी रिएक्शन चल रही है, और हमें प्रिवेंट करता है डिहाइड्रेशन से, सूखने से बचाता है बॉडी को। बायोमैक्रो मॉलिक्यूल जो होता है, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल हो गए, जैसे बायोमैक्रो मॉलिक्यूल मतलब समझ लो तुमने खाने को इतना तोड़ दिया चबा के या कुछ भी करके कि वो टूट गया, मान लो स्टार्च में। तो स्टार्च भी अभी बड़ा मॉलिक्यूल है, उसको हमारी सेल डायरेक्ट यूज नहीं कर सकती। सुनो, खाने को तब तक तोड़ेंगे जब तक वो सिंपल ना हो जाए। कितना सिंपल? सेल में जाने लायक ना हो जाए, तब तक तोड़ेंगे, सेल में एब्जॉर्ब होने लायक ना हो जाए। चलो, ऑल्सो प्रिवेंट द चलो, बायोमैक्रो मॉलिक्यूल जो होता है इन फूड में कैन नॉट यूटिलाइज। हमने कहा सेल ये लो, तुम्हें हम इतना बड़ा फूड दे रहे हैं, बायोमैक्रो मॉलिक्यूल, बड़ा मॉलिक्यूल दे रहे हैं, ले लो। सेल ने कहा देखो हमारी औकात तो इतनी बड़ी है, हम इतने बड़े को अंदर में क्या कर सकते हैं? एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और सेल से बड़ा तुम अगर फूड दे रहे हो तो नहीं एब्जॉर्ब। अच्छा, तुम रोटी खाते हो, क्या तुम्हारे सेल को रोटी मिलती है? नहीं।
तुम्हारी सेल को चाहिए ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ये सब सारी चीजें चाहिए कि नहीं चाहिए। तो देखो, तो इसको सर तोड़ेंगे, तब तक तोड़ेंगे जब तक कि सिंपल, कितना सिंपल, एब्जॉर्ब होने लायक ना हो जाए। तो देखो, हाँ कहाँ गया, कैन नॉट यूटिलाइज इन आवर बॉडी देयर ओरिजिनल फॉर्म, इनके ओरिजिनल फॉर्म में यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। दे हैव टू बी ब्रोकन, इन्हें तोड़ा जाएगा, ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्ट किया जाएगा, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाएगा इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। और इसके लिए हमारे पास ये जो भी प्रोसेस, इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन, और डाइजेशन करने के लिए सिस्टम चाहिए। दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को जिसमें हम कन्वर्जन कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं किसको, कॉम्प्लेक्स फूड, जटिल फूड को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, इस प्रोसेस को डाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइजेशन। इस कैरीड आउट बाई, डाइजेशन किया जाता है, कैरीड आउट बाई किया जाता है किसके द्वारा, डाइजेस्टिव सिस्टम द्वारा। और कितनी प्रोसेस रखती हैं, देखो पहले हम खाने को मैकेनिकली तोड़ रहे हैं, उसके बाद के स्टमक में जाएगा या माउथ में ही, उसके बाद हम केमिकली तोड़ेंगे। क्या करेंगे, तो दो तरीका, एक मैकेनिकली चबा लो उसको पहले, उसके बाद बायोकेमिकल मेथड जो होता है तोड़ने का। बायोकेमिकल, वो केमिकल कहाँ, बाहर से खाएंगे क्या, लिविंग में ही बन रहा है ना, तो बायो मतलब लिविंग में जो केमिकल बन रहा है उसकी मदद से। दो तरीके हैं, बताओ, एक है मैकेनिकल मेथड, एक है बायो केमिकल मेथड, जिसकी वजह से हम खाने को तोड़ पा रहे हैं। अच्छा, जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन सिस्टम, जो ऑर्गेनाइजेशन बनावट होता है ह्यूमन सिस्टम का, यहां पर दिखाया गया फिगर नंबर 16.1 में। चलो देखना, पहले हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। सर सिस्टम एक लगा होना चाहिए जो डाइजेशन करे, तो उसमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसमें क्या क्या होता है। देखो, सबसे पहली बात इसमें होता है एलिमेंट्री कैनाल, और उससे जुड़े हुए क्या, ग्लैंड, जिसे बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो सर एलिमेंट्री कैनाल है और ग्लैंड हमें पढ़ना है, तो चलो एसोसिएटेड मतलब उससे जुड़े हुए ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है, एलिमेंट्री कैनाल बिगिन, इसका स्टार्ट होता कहाँ, एंटीरियर ओपनिंग, माउथ से स्टार्ट होता है। एंटीरियर मतलब आगे की तरफ क्या है, माउथ, और एनस क्या है, पीछे की तरफ। तो माउथ से लेकर और पोस्टीरियरली पीछे की तरफ क्या है, एनस। माउथ से लेकर एनस तक जो पार्ट है उसे बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तेरे नाम से शुरू नहीं, माउथ से शुरू एनस पे खत्म, इसे बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। माउथ लीड टू, अब माउथ, ये देखो यही माउथ है, माउथ मतलब ये पूरा नहीं, ये फेस है, ये माउथ है, जो पोर है, छेद कह सकते हैं। उसके अंडर गए कैविटी एक दिखा, जिसे बोलते हैं बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी। द ओरल कैविटी हैज, अब ओरल कैविटी में तुम गए, माउथ लीड टू, माउथ आगे चल के किसमें खुलेगा, बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी। द ओरल कैविटी हैज, उसके पास क्या क्या है, नंबर ऑफ टीथ, उसमें ढेर सारे टीथ हैं, और मस्कुलर टंग, एक टंग है, ये देखो टीथ है और क्या है, टंग है, तो पैलेंटाइन भी, लेकिन हमें नहीं पढ़ना वो। सुनो, ईच टूथ, प्रत्येक टूथ मतलब टीथ जो होता है वो धसा हुआ है, एम्बेडेड मतलब धसा हुआ किसमें, सॉकेट ऑफ जॉ बोन, जॉ बोन में क्या हुआ है, धसा हुआ है। जैसे इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं, इधर देखो, इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं, ये देखो जो हमारा टीथ होता है सिर्फ चिपका नहीं होता, वो सॉकेट में क्या होता है, धसा होता है। देखो जैसे ये सॉकेट में क्या है, क्यों घूम रहे हो भाई, ये देखो इस सॉकेट में क्या होता है, धसा होता है। देखो ये सॉकेट में क्या होता है, धसा होता है। तो इतनी बातें एकदम क्लियर होनी चाहिए। चलो अब बात आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसा टीथ, दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट, उसे बोलते हैं थीकोडोंट। ऐसा टीथ जो एम्बेडेड हो, देखो प्लूरोडोंट होता है, एक्रोडोंट होता है, जो जस्ट अटैच होते हैं, लेकिन हमें वो सब नहीं पढ़ना, हमें थीकोडोंट पढ़ना है। तो मेजॉरिटी थीकोडोंट टीथ होते हैं, हमें पता चल गया, जो टीथ एम्बेडेड धसा होता है। मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स जो होते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग को इंक्लूड करते हुए, 2 सेट ऑफ टीथ उसमें होता है। जिंदगी में 2 सेट ऑफ टीथ देखे जाते हैं ड्यूरिंग देयर लाइफ, उनके लाइफ में। अ सेट ऑफ टीथ, इसे क्या बोलते हैं, एक सेट होता है टीथ का, 2 सेट होते हैं, जिसमें से एक सेट क्या है, टेम्परेरी मिल्क या डेसिडुअस टीथ। डेसिडुअस मतलब जड़ जाने वाला, टूट जाने वाला टीथ जो होता है, जिसको रिप्लेस करता है कौन, परमानेंट टीथ जो एडल्ट में होता है, या एडल्ट टीथ बोल दो। दिस टाइप ऑफ डेंटिनेशन, इसे बोलते हैं डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट ऐसा, डेंटिनेशन मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ टीथ। देखो डाइफायोडोंट मतलब जब टीथ जो है 2 बार अपीयर हो, और मोनोफायोडोंट का मतलब होता है अगर एक बार टीथ आए उसके बाद ना आए। तो ह्यूमन में जो होता है 32 टीथ में से 20 टीथ होते हैं डाइफायोडोंट, जो एक बार टूटने के बाद दोबारा आ जाएंगे, लेकिन 12 टीथ ऐसे होते हैं जो एडल्ट होंगे तभी आएंगे, तो वो नहीं आएंगे। मतलब जब बच्चे रहेंगे
तो जो टीथ हैं वो टूट जाएंगे। 5 साल के जब रहेंगे जो टीथ हैं वो टूट जाएंगे तो दोबारा आ जाएंगे। 5 साल के बाद जो टीथ आएगा वो अगर टूट गया तो नहीं आएगा। जो जो नहीं आएगा, जो जिंदगी में एक ही बार अपीयर हुआ है, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे मोनोफायोडोंट। और जो क्या हुआ है, चलो देखना, इसको ऊपर करते हैं। देखो ये बक्कल कैविटी दिया, माउथ दिया यहाँ, चलो ठीक है। उसके बाद देखो ऐसा है, अब कितने परमानेंट टीथ होते हैं? 32 परमानेंट टीथ होते हैं ना, विच 4 डिफरेंट टाइप। और हमारा टीथ सारा होमोडोंट है या हेट्रोडोंट? हेट्रोडोंट मतलब, हेट्रो मतलब अलग अलग, डोंट मतलब क्या होता है? टीथ, मतलब अलग अलग टाइप के क्या हैं? टीथ हैं। एक सेकेंड रुकेंगे, ये देखो मक्खी बैठ गई है। जब मक्खी बैठ जाएगी तो ये नहीं चलेगा। चलो देखना, अगर हम बात करें किस पे, तो हम कितना टीथ कह रहे थे? 32 टीथ होते हैं और चारों अलग 4 टाइप के टीथ होते हैं, इसलिए हमने क्या बोला? हेट्रोडोंट बोला। क्या बोला? हेट्रोडोंट बोला। अजीब है यार, ये मक्खी क्यों आके यहां बैठ जा रही है? सुनो, और बनाने वाले भी मक्खी से भी इफेक्ट हो जा रहा है, ऐसा बना दिए क्या? सुनो, अच्छा बनाना चाहिए था। तो कहने का मतलब है 32 टीथ है, विच 4 डिफरेंट टाइप के हैं, जो अलग अलग टाइप के हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? हेट्रोडोंट। क्या बोलते हैं? हेट्रोडोंट। नेमली इसमें क्या क्या है? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर का काम होता है कटिंग का, कैनाइन का काम होता है किसका? टीयरिंग मतलब फाड़ने का, और प्रीमोलर, मोलर का काम होता है चुइंग का। अभी अभी एक एक टीथ दिखाते हैं। देखो, अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच, प्रत्येक हाफ। देखो जो डेंटल फॉर्मूला निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? डेंटल फॉर्मूला निकालते हैं हाफ टीथ। हाफ टीथ लेते हैं किसका? हाफ टीथ लेते हैं अपर जा का। हाफ टीथ किसका लेते हैं? हाफ टीथ लोअर जा का लेते हैं। जैसे ये अपर जा पे टीथ है और ये मान लो लोअर जा पे टीथ है, तो सुनो, ये मान लो अपर जा पे टीथ है, ये लोअर जा वाला टीथ है, तो इसका हाफ लेंगे और इसका क्या लेंगे? हाफ। बात समझ रहे हो कि नहीं? इसका हाफ इधर लिखेंगे, इसका हाफ इधर लिखेंगे। जैसे यहां हम लिख दें, देखो ये बच्चों का डेंटल फॉर्मूला होता है, 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर, 0 प्रीमोलर और 2 मोलर। मतलब एक साइड की बात किया है, जैसा इधर होगा वैसा ही इधर होगा, तो मल्टीप्लाई बाय 2, और जैसा इधर होगा वैसा इधर होगा, और जैसा इधर होगा वैसा इधर होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? चलो ठीक है, देखो अब आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला में क्या होता है, कैसे फॉर्मूला लिखते हैं? ईच हाफ टीथ ऑफ अपर जा, हाफ टीथ ऑफ लोअर जा, इन द ऑर्डर। कैसे लिखते हैं? आई, सी, पी, एम और एम, रिप्रेजेंटेड बाय डेंटल फॉर्मूला। जो रिप्रेजेंट किया जाता है किसके? रिप्रेजेंट करता है डेंटल फॉर्मूला। इन ह्यूमन जो होता है, एडल्ट में जो होता है क्या? 21, 23, 21, 23। मतलब सर ये बच्चों में जो है, ये टीथ अगर टूट जाएंगे तो दोबारा आ जाएंगे। मतलब सर ये डाईफायोडोंट है। क्या है? डाईफायोडोंट। एक बार नीट में पूछा था, बताओ, एनसीईआरटी में डाईफायोडोंट लिखा, तो कुछ लोग से पूछ लो, कहते हैं सर टीथ जो होता है ह्यूमन का डाईफायोडोंट होता है। अब पूछ लिया, बताओ कौन कौन सा टीथ मोनोफायोडोंट है? तब अब कुछ लोग कहेंगे कैसे सर? देखो यहां अब इतने टीथ जो है दोबारा आ जाएंगे, लेकिन इसके बाद जो आ रहे हैं, बताओ 2 ये आ रहा है कि नहीं? और बताओ लास्ट मोलर इधर, इधर से क्या? लास्ट मोलर। तो सर एक ऊपर एक नीचे 2, सर 2 ऊपर 2 नीचे, ये 4 हो गया। और सर जैसा ये 2 इधर होगा वैसा इधर 2 2 4, और क्या हो जाएगा? ऊपर 4, और यहाँ क्या हो जाएगा? अगर एक इधर तो एक इधर, तो एक इधर तो एक इधर, टोटल 4। मतलब ये 8 प्रीमोलर और 4 मोलर, टोटल 12 टीथ होते हैं जो मोनोफायोडोंट होते हैं। जिंदगी में टूटने के बाद दोबारा नहीं आएंगे, खिड़की बन जाएगी भैया अगर टूट गए दांत। सुनो, द हार्ड च्युइंग सरफेस जो होता है टीथ का, मेडअप ऑफ एनेमल, वो किसके बने होते हैं? एनेमल, जो मदद करता है मैस्टिकेशन ऑफ फूड। किसमें मदद करता है? मैस्टिकेशन ऑफ फूड। ये जो हार्ड सरफेस होता है ये किसका बना होता है? एनेमल का बना होता है, और एनेमल सिक्रीट किया जाता है अमीलोब्लास्ट सेल द्वारा। किसके द्वारा? अमीलोब्लास्ट, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। चलो अब देखो, तो समझ गए, इतनी बात समझ गए। अब इसमें आगे बढ़ाते हैं बात को। देखो ऐसा है, ये हो गया यहां तक। टंग पे बात कर लेते हैं। किस पे बात कर लेते हैं? टंग। द टंग इज फ्रीली मूवेबल। देखो
एक तरफ से ये फ्री है, दूसरी तरफ से अटैच है। फ्रीली मूवेबल मस्कुलर मसल्स का बना हुआ ऑर्गन होता है। और देखो ये देखो एक रूफ या बक्कल कैविटी, मान लो हम बक्कल कैविटी में खड़े हैं या तुम जहां बैठे हो बक्कल कैविटी में, उसके ऊपर जो है रूफ है, नीचे वाला क्या है, फ्लोर। तो बताओ टीथ किससे अटैच है, फ्लोर से अटैच है, ना कि अगर ऊपर से नहीं अटैच है, नीचे से अटैच है। और जिसके द्वारा अटैच है उसको बोलते हैं फ्रेनुलम। क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम। टीथ जो होता है अटैच टू फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी बाई फ्रेनुलम। अगर हम तुम्हें दिखा दें फ्रेनुलम, देखो ये, अरे सर नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि रखा था, गायब हो गया पता नहीं कहाँ। चलो ठीक है, देखो फ्रेनुलम से अटैच होते हैं ना, ये देखो ये वाले को फ्रेनुलम बोलते हैं। देखो ऐसा है, द अपर सरफेस ऑफ टंग, टंग का जो अपर सरफेस, ये टंग है जो अपर सरफेस, वहां छोटे छोटे स्मॉल प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, रिज पाए जाते हैं, जिसे पैपली बोलते हैं। 3 टाइप के पैपली होते हैं। देखो हमें यहाँ देख लेना चाहिए इसको। देखो यहाँ पर ये देखो, ये फ्रेनुलम ये दिखाया था ना, ये है फ्रेनुलम। यहाँ 3 टाइप के, सर्कमवैलेट, फिलीफॉर्म और फंगीफॉर्म। देखो फिलीफॉर्म में जो होता है टेस्ट बर्ड, पैपली में टेस्ट बर्ड होता है, लेकिन कुछ में नहीं होता, जैसे फिलीफॉर्म में टेस्ट बर्ड नहीं होता। एनसीईआरटी की लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए हमने ये बोला है। कह रहा है अपर सरफेस पे स्मॉल प्रोजेक्शन होते हैं जिसे पैपली बोलते हैं। सम ऑफ देम, सम ऑफ विच वियर, जिस कुछ के पास क्या होता है, टेस्ट बर्ड होता है। बात समझ रहे हो कि नहीं। द ओरल कैविटी, अब ओरल कैविटी में सर आ गए, उसके बाद कहाँ जाएंगे, उसके बाद जाएंगे फेरिंग्स में। कहाँ जाएंगे, फेरिंग्स विच सर्व एज। अब अगर फेरिंग्स में जाते हो, कहाँ जाते हो, फेरिंग्स, तो फेरिंग्स को देखोगे यहीं से, देखो यहीं से नाक वाला, ये देखो ये नाक वाला जो होता है ये है फेरिंग तुम्हारा, यहीं से हवा जाता है यहाँ से, और यहीं खाना भी जाता है। ओरल कैविटी से खाना जाता है, नेजल कैविटी से हवा जाता है, और दोनों जाके खुलते हैं किसमें, फेरिंग्स में। इसीलिए कहा जाता है फेरिंग्स जो होता है वो कॉमन चैम्बर होता है, किसके लिए, एयर एंड फूड। तो कहाँ गया, कॉमन पैसेज होता है, कॉमन पैसेज, कॉमन रास्ता होता है फूड के लिए और एयर के लिए। अब उसके बाद ये खुल जाएगा ईसोफेगस एंड ट्रैकिया। देखो फेरिंग्स के नीचे ईसोफेगस है और ट्रैकिया है। एक पाइप जो है ट्रैकिया का है, एक पाइप जो है ईसोफेगस का है। तो अब किसमें खाना जाएगा, किसमें हवा जाएगा, ये कैसे डिसाइड होता है। तो देखो ईसोफेगस में जाएगा क्या, खाना, तो इसे फूड पाइप बोलते हैं। ट्रैकिया में जाएगा हवा, तो इसे विंड पाइप बोलते हैं। अब ये किसमें, ओपन इनटू फेरिंग। चलो ठीक है, अब ठीक है, ईसोफेगस और ईसोफेगस उल्टा, चलो ईसोफेगस ट्रैकिया किसमें ओपन हो रहे हैं, फेरिंग्स में ओपन हो रहे हैं ना, ओपन इनटू फेरिंग्स। कार्टिलेजिनस बॉक्स, अब एक कार्टिलेज का बना हुआ बॉक्स होता है जिसे बोलते हैं कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है एपिग्लॉटिस। ये मान लो लैरिंग्स है, देखो यहां पर जो होता है ये एपिग्लॉटिस, ये होता है, इसका ढक्कन को बोल दो ग्लॉटिस। क्या बोल दो, ग्लॉटिस। इसके ऊपर होता है एपिग्लॉटिस। क्या होता है, एपिग्लॉटिस। ये नेक्स्ट चैप्टर में एकदम क्लियर होगा। एपिग्लॉटिस, जब हम खाना निगल रहे होते हैं तो देखो अब ट्रैकिया में जाएगा हवा, और फूड में, और ईसोफेगस में जाएगा फूड। अब कैसे पता चले कि हवा को ट्रैकिया में जाना है, तो जब खाना निगल रहे होते हैं तो ट्रैकिया, देखो ये एपिग्लॉटिस जो है बंद हो गया। अब एक पाइप बंद है, एक खुला है, कौन सा बंद हुआ, ट्रैकिया। और ट्रैकिया बंद हुआ तो खाने की मजबूरी है, वो कहाँ जाएगा, ईसोफेगस में जाएगा। चलो तभी खाना खाते वक्त कभी छींक आने लगती है, क्यों, स्नीजिंग होने लगती है, क्योंकि वो खाना जो है इम्प्रॉपर मूवमेंट इसका होता है एपिग्लॉटिस का, तो वो खाना ट्रैकिया में चल जाता है, और ट्रैकिया में खाना जाएगा तो लंग्स में चला जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो उसको लंग्स में ना जाने देने के लिए स्नीजिंग होती, ताकि उस खाने को निकाल सकें हम। चलो तो इस फ्लैप को क्या बोल रहे हैं, कार्टिलेज का बना हुआ ये फ्लैप जो है एपिग्लॉटिस बोल रहे हैं, ये प्रिवेंट कर रहा है एंट्री ऑफ फूड। इसके पीछे वाली पाइप कौन है, ईसोफेगस। उसमें इसके पीछे वाली पाइप कौन है, ईसोफेगस। ईसोफेगस में खाना जाना है, ट्रैकिया में खाना नहीं जाना है। तो कौन है जो ट्रैकिया में खाना जाने से रोक रहा है, या लैरिंग्स में, तो उसे बोलते हैं कौन कार्टिलेजिनस फ्लैप एपिग्लॉटिस प्रिवेंट करता है फूड एंट्री इनटू ग्लॉटिस, ग्लॉटिस में नहीं जाने देता। कब, ड्यूरिंग, ओपनिंग। ग्लॉटिस क्या है सर, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप के ओपनिंग को क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस बोलते हैं। और कब रोकता है, ड्यूरिंग स्वेलोइंग, जब हम खाना निगल रहे होते हैं तब। चल, द ईसोफेगस जो होता है इज थिन। अब उसके बाद फेरिंग्स के बाद देखो, पहले माउथ, बक्कल कैविटी,
उसके बाद फेरिंग्स, इसके बाद ईसोफेगस। ईसोफेगस जो होता है थिन होता है और लंबी पाइप होती है, ये नेक से लेके थोरैक्स, उसके बाद डायाफ्राम जो होता है वहां तक इसका फैलाव होता है। लॉन्ग ट्यूब होता है विच एक्सटेंड, जो फैला होता है पोस्टीरियरली, मतलब देखो पोस्टीरियरली मतलब पीछे की तरफ जाता है, पोस्टीरियरली मतलब वो माउस से एनस की तरफ जा रहा है, पोस्टीरियर की तरफ जा रहा है। पासिंग क्या क्या पास कर रहा है, नेक हो गया, उसके बाद थोरैक्स, उसके बाद डायाफ्राम, और डायाफ्राम के बाद वो खुल जाता है एब्डोमेन में, और एब्डोमेन में किस में खुलता है, जे शेप्ड का बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें खुलता है, जिसे बोलते हैं स्टमक। क्या बोलते हैं, स्टमक। ये देखो हम बात कर रहे थे ना, ये दवाली दांत जो होती हैं वो क्या होती हैं, इंसीजर। उसके बाद ये दोनों दांत जो होती हैं इंसीजर होती हैं। उसके बाद यहाँ नुकीली वाली दांत कैनाइन होती हैं। उसके बाद प्रीमोलर, उसके बाद मोलर होता है। चलो ये ठीक है सर, स्टमक में खाना आ गया है। अब मस्कुलर मूवमेंट जो होता है, मस्कुलर स्फिंक्टर, अब जब खाना ईसोफेगस से कहाँ आना चाह रहा है, कहाँ आना चाह रहा है, जैसे मान लो ईसोफेगस है और ये स्टमक में आना चाह रहा है, तो इसके बीच में होते हैं स्फिंक्टर। स्फिंक्टर वही होते हैं जो बैक फ्लो को, मतलब खाने को इधर आ गया लेकिन वो खाने को जनरली जाने नहीं देते, लेकिन किसी किसी केस में जैसे वोमिटिंग में स्टमक का खाना उल्टा चला जाता है, माउथ से निकल जाता है, तो स्फिंक्टर जो है बैक फ्लो को रोकते हैं लेकिन ऑलवेज नहीं रोक पाते। देखो मस्कुलर स्फिंक्टर लगे होते हैं जिसे बोलते हैं गैस्ट्रो मतलब गैस्टर मतलब स्टमक, और उसके बाद ईसोफेगस, तो इसे बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। रेगुलेट, जिसे कार्डियक स्फिंक्टर भी बोलते हैं, रेगुलेट करता है ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस, ईसोफेगस के ओपनिंग को रेगुलेट करता है इनटू स्टमक। अब उसके बाद स्टमक जो होता है लोकेटेड, स्टमक कहाँ पाए जाते हैं, देखो ये है स्टमक। स्टमक पहली बात तो एब्डोमिनल, यह है थोरेसिक कैविटी, यह है एब्डोमिनल कैविटी। सर एब्डोमिनल कैविटी में पाए जाते हैं, राइट या लेफ्ट, तो हम कहेंगे ये क्या है, लेफ्ट। अपर या लोअर, अपर। एब्डोमिनल कैविटी राइट अपर कॉर्नर, चलो लेफ्ट में पाए जाते हैं ना, तो देख लो यहाँ पर क्या है, ये लोकेटेड होते हैं अपर ऊपर साइड लेफ्ट पे, पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी हैज। अब उसके पास 4 मेजर पार्ट होते हैं। देखो अगर 4 मेजर पार्ट यहाँ देखने की कोशिश करोगे, पहला क्या है, एक कार्डियक है पोर्शन इनटू विच ईसोफेगस ओपन। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि बताओ चार पार्ट होते हैं स्टमक के, कितने पार्ट, 4। एक होता है, देखो सीक्वेंस में याद करोगे तो फंडस, कार्डियक, बॉडी, पाइलोरिक। जो मेन सेंट्रल पार्ट होता है उसे बॉडी बोलते हैं। अब कुछ लोगों से अगर पूछ लिया जाए ना कि बताओ ईसोफेगस खुलेगा किसमें, तो वो सीधा कहेंगे सर पहला पार्ट फंडस। लेकिन देखो ये फंडस यहाँ गैस होता है ना, यहाँ नहीं खुलता, ये डायरेक्ट किसमें खुल रहा है, कार्डियक में खुल रहा है। हमारी एनसीईआरटी लिख भी देती है इस बात को ना कि क्या होता है, ओपन इनटू ईसोफेगस, ठीक है। ये देखो क्या है, पूरी लाइन पढ़ लो, कार्डियक पोर्शन इनटू विच ईसोफेगस ओपन। कार्डियक पोर्शन में ही ईसोफेगस ओपन होते हैं, ना कि फंडिक। और एक इसमें फंडिक रीजन होता है, उसके बाद फंडिक रीजन के बाद बॉडी होता है जो मेन सेंट्रल रीजन होता है, उसके बाद पाइलोरिक पोर्शन होता है, लास्ट वाले पार्ट को पाइलोरिक पोर्शन बोलते हैं, और वही जाके स्टमक खुलता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट को डियोडेनम बोलते हैं। तो पाइलोरिक जो होता है ओपन इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे डियोडेनम बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन डिस्टिंग्विशेबल मतलब डिस्टिंग्विश होता है इनटू 3 रीजन, 3 रीजन में, सी शेप्ड डियोडेनम, अ लॉन्ग क्वाइल्ड जो होता है सी शेप का डियोडेनम होता है, लंबा सा घुमा हुआ जेजुनम होता है, और बहुत ज्यादा घुमा हुआ इलियम होता है। तो 3 पार्ट इसके हैं, एक है सर डियोडेनम, दूसरा है मिडिल में क्या होता है जेजुनम, उसके बाद लास्ट में क्या होता है इलियम। ओपनिंग ऑफ स्टमक, अब स्टमक का ओपनिंग किसमें ओपन कर रहे हो स्टमक को, इस इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में स्टमक को ओपन कर रहे हो, तो इसको जो होता है गॉर्डेड कौन करता है, गॉर्डेड बाय पाइलोरिक स्फिंक्टर। इसके बीच में कौन से स्फिंक्टर लगे होते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब देखो इलियम ओपन होता है इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, इलियम जो है अब ओपन हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाएगा सीकम, कोलन, 3 पार्ट इसमें भी होते हैं, रेक्टम। अगर हम सीकम की बात करें, सीकम जो होता है स्मॉल ब्लाइंड सैक का होता है। ब्लाइंड का मतलब होता है, ब्लाइंड का मतलब जो एक तरफ से बंद हो दूसरी तरफ से खुला हो। अभी कोई पाइप देखो दोनों तरफ से, इधर से भी इनकी एंट्री थी इधर से, लेकिन ये एक पाइप एक तरफ से बंद होते हैं, तो इसीलिए बोला गया ब्लाइंड। झोले जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इन विच कुछ होस्ट होते हैं, इसमें माइक्रोब्स होते हैं जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं। तो सिम्बायोटिक माइक्रोब्स होते हैं किसमें सिम्बायोटिक माइक्रोब्स होते हैं, इस सीकम में। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो अ नैरो फिंगर
लाइक ट्यूबुलर। अब इससे नैरो एक पतला सा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मतलब उभार निकला होता है जिसे बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स विच इज वेस्टिजियल ऑर्गन। अभी तक इसका काम नहीं पता है तो इसे वेस्टिजियल ऑर्गन बोला जाता है। अभी तक बॉडी में क्यों पाया जाता है ये नहीं पता है, ऐसे ऑर्गन को वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। लेकिन कहां से निकला है ये वेस्टिजियल ऑर्गन वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स? अराइज फ्रॉम सीकम। कहां से निकला है? सीकम से निकला है। द सीकम ओपन इनटू कोलोन। अब सीकम ओपन होगा किसमें? कोलोन में। और देखो भैया कोलोन जो होता है ना, कोलोन जो होता है वो जो होता है इसके 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? कोलोन के होते हैं 4 पार्ट। कोलोन के होते हैं कितने पार्ट? 4 पार्ट होते हैं ना। चलो दिखा देते हैं हम 4 पार्ट कौन कौन से। ये देखो ये है, ये देखो सीकम, सीकम से ये है कोलोन, ये है असेंडिंग कोलोन, ये है ट्रांसवर्स कोलोन, ये है डिसेंडिंग कोलोन, ये है सिग्मोइड कोलोन, और सिग्मोइड कोलोन खुल जाता है रेक्टम। और ये जो पोर होता है उसे बोलते हैं एनस। क्या बोलते हैं? एनस। और जो देख रहे थे मूवमेंट उसे बोलते हैं इंटेस्टाइनल मूवमेंट या बोबेल मूवमेंट बोलते हैं। कोलोन जो होता है डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, एन असेंडिंग वाला, फिर ट्रांसवर्स, फिर डिसेंडिंग पार्ट एंड सिग्मोइड कोलोन। अब यहाँ एनसीईआरटी में जो लिखा है वो चीजें हमें ठीक नहीं है, मतलब ये चीजें यहाँ ठीक नहीं लिखा है, लेकिन बात करेंगे। देखो द डिसेंडिंग पार्ट ओपन इनटू रेक्टम विच ओपन आउट, जो रेक्टम से एनएस द्वारा बाहर हो जाएगा मामला। लेकिन देखो एक्चुअल में जो होता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि पहले डिसेंडिंग है फिर सिग्मोइड है। देखो पहले एनसीईआरटी में सिग्मोइड नहीं दिया था, सिग्मोइड ऐड किया तो वहां पहले के एनसीईआरटी में सिग्मोइड नहीं दिया था तो उसके हिसाब से लिखा था डिसेंडिंग ओपन होता है किसमें? रेक्टम में। लेकिन अब सिग्मोइड दे दिया लेकिन इस कंटेंट को नहीं चेंज किया, एक्चुअल में है सिग्मोइड, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से क्या है? डिसेंडिंग पार्ट ओपन कहां हो रहा है? रेक्टम में हो रहा है। तो हम एनसीईआरटी वाला ही पढ़ते रहे हैं। चलो अब देखना, अब वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अगर सर किसी ईसोफेगस को निकाल लो, स्टमक को निकाल लो, इसको काट दो और उसमें कितने वॉल होंगे? तो देखो वॉल पढ़ेंगे, वॉल द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ईसोफेगस, ईसोफेगस से लेकर रेक्टम तक काट दो एलिमेंट्री कैनाल। उसके पास 4 बेसिक लेयर होंगे, पसेस 4 लेयर तो सब में होगा, हो सकता है कुछ में ज्यादा हो जाए, कुछ में कुछ मॉडिफिकेशन हो जाए, लेकिन 4 लेयर होंगे। नेमली सबसे बाहर की तरफ देखोगे सिरोसा, उसके बाद देखोगे मस्कुलेरिस। क्या देखोगे? मस्कुलेरिस देखोगे। ये सेकंड लेयर है, पहला है सिरोसा, दूसरा है मस्कुलेरिस, और उसके बाद होता है सबम्यूकोसा, और लास्ट वाली लेयर जो होती है वो क्या है? म्यूकोसा। क्या है? म्यूकोसा है। चलो अब देखो सिरोसा जो होता है इज आउटर मोस्ट, सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सा होता है? अगर किसी को ऐसे काट के इसको सामने से देख रहे हो गोल गोल दिखाई देगा ना, तो सिरोसा सबसे बाहर वाली लेयर होगी। सिरोसा जो होता है मेड अप ऑफ थिन मेसोथेलियम। इस विसरल, अब विसरल ऑर्गन की अगर बात करें तो इसे बोलेंगे एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन। विसरल ऑर्गन के एपिथेलियम को क्या बोल रहे हैं? मेसोथेलियम। देखो विथ इसमें कुछ कनेक्टिव टिश्यू होंगे, तो बताओ सिरोसा किसका बना होगा? सिरोसा बना होगा, किसका बना होगा? थिन मेसोथेलियम और कुछ कनेक्टिव टिश्यू। अब उसके बाद आता है मस्कुलेरिस। क्या आता है? मस्कुलेरिस आता है। मस्कुलेरिस इज फॉर्म्ड बाय, ये बना होगा स्मूथ मसल्स। अच्छा स्मूथ मसल्स का प्रॉपर्टी है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, मतलब सर अगर स्टमक में, इंटेस्टाइन में, इसोफेगस में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है इसी सेकंड वाले लेयर की वजह से हो रहा है। और सेकंड वाला अपने आप में 2 लेयर है। कितनी लेयर है? यहां पर दिख रहा होगा, एक ये वाली लेयर, एक ये वाली लेयर है, और ये एक ये वाली लेयर। एक लेयर होती है, देखो स्मूथ मसल्स का बना होता है, यूजुअली अरेंज होते हैं इनर, अंदर वाला जो होता है वो क्या होता है? ये है अंदर वाला, इसे पूरा सर्कुलर है। क्या है? सर्कुलर। और इसको काट के ऐसे था, ऐसे देख रहे हैं ना, तो ये है लॉन्गिट्यूडनल। क्या है? लॉन्गिट्यूडनल। बाहर वाला जो होता है वो क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल लेयर होता है। अगर आप स्टमक की पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं तो अब देखो मस्कुलेरिस में 3 लेयर आएंगे। सबसे बाहर की तरफ होगा मस्कुलेरिस में लॉन्गिट्यूडनल, उसके अंदर सर्कुलर, उसके अंदर ऑब्लिक मसल्स होगा। अगर आप मसल किसकी बात कर रहे हैं? स्टमक की। एंड ऑब्लिक मसल्स जो होता है लेयर वो कहां पाया जाता है? सम रीजन, और सम रीजन को यहां मेंशन नहीं किया, हम मेंशन कर दे रहे हैं स्टमक में पाया जाता है ना, सभी रीजन में नहीं। उसके बाद आते हैं म्यूकोसा, मस्कुलेरिस के बाद आते हैं सबम्यूकोसा। देखो अगर सबम्यूकोसा की बात करें, ये लेयर बना होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू। किसका बना होता है? एक होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, लूज। ये किसका बना हो? लूज कनेक्टिव टिश्यू। और इसमें सप्लाई होती है, जैसे ये मान लो क्या था, कौन सा लेयर था, इसको मान लो सबम्यूकोसा था, इसमें सप्लाई होगी किसकी?
कंटेनिंग नर्व पाया जाएगा, इसमें ब्लड पाया जाएगा, लिम्फ वेसल्स, ब्लड के पाइप होंगे, लिम्फ के पाइप होंगे, नर्व की सप्लाई होगी। उसके बाद देखो अगर सब म्यूकोसा, सब की नहीं है, पर्टिकुलरली हम डिओडेनम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? डिओडेनम का अगर सब म्यूकोसा देखोगे तो उसमें जो होता है, उसके सब म्यूकोसा में ग्लैंड होते हैं। ग्लैंड जो होता है सब म्यूकोसा में, और उस ग्लैंड का नाम होता है ब्रूनर ग्लैंड। क्या नाम होता है? ब्रूनर ग्लैंड नाम होता है, जो सब म्यूकोसा में पाए जाते हैं। ये सिक्रीट करते हैं म्यूकस सिक्रीट करते हैं। उसके बाद इनर मोस्ट लेयर जो होता है लाइनिंग, जो ल्यूमेन, अब बताओ ये जो पाइप है, सबसे अंदर वाली जो लेयर होगी, सबसे अंदर वाली लेयर सर म्यूकोसा होगी, उसके बाद सब म्यूकोसा, मस्कुलेरिस होगी, उसके बाद सीरोसा। तो बताओ ल्यूमेन की पाइप, ल्यूमेन की लाइनिंग कौन बना रहा है? म्यूकोसा। इनर मोस्ट लेयर जो लाइनिंग बना रहा है ल्यूमेन का ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इस म्यूकोसा। क्या है? म्यूकोसा। अब देखो ये 4 लेयर है। अब अलग अलग में इन लेयर ये कुछ मॉडिफिकेशन हो सकता है अगर एक पर्टिकुलर की बात करो। अगर हम बात करें, अगर हम म्यूकोसा को देख रहे हैं किसमें? स्टमक में देख रहे हैं या इंटेस्टाइन, दिस लेयर मतलब म्यूकोसा फॉर्म इर्रेगुलर फोल्ड बनाता है किसमें? जिसे रियोगी बोलते हैं, या कुछ भी बोल दो, रुगाई, कुछ भी, रियोगी बोलते हैं, इन द स्टमक में ये म्यूकोसा इर्रेगुलर फोल्ड बनाएगा, जिसे बोलेंगे रियोगी। क्या बोलेंगे? रियोगी। रोगी ना बोल देना भैया, चलो। और जो लोग रुगाई बोलते हैं वो लुगाई ना बोल देना, ठीक है। ये देखो इर्रेगुलर फोल्ड पाया जा रहा है ना, ये इर्रेगुलर फोल्ड पाया जाता है, उसे बोलते हैं रियोगी, ताकि खाने को अच्छे से हम मिक्सिंग हो सके, इसलिए इर्रेगुलर फोल्ड पाया जाता है ना, ठीक है। हाँ, कहाँ पहुंचे थे? इर्रेगुलर फोल्ड जिसे क्या बोलते हैं? रियोगी बोलते हैं। कहाँ गया? चलो हो गया। हाँ, और अगर आप ये स्टमक में होता ना, इंटेस्टाइन में अगर इसी म्यूकोसा के देखोगे तो ये जो होगा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएंगे, जिसे क्या बोलेंगे? विलाई। क्या? बिल्ली नहीं, विलाई। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, द सेल ऑफ लाइनिंग ऑफ विलाई। अगर इसको पूरे को विलाई बोलते हैं, एक को बिल्लस बोलते हैं, बिल्लस। अगर एक को जूम करके इसको देखो तो थोड़ा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा ना, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ये इंटेस्टाइन है। अगर इसको भी जूम कर लो तो कुछ ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा? ठीक, ऐसा बनेगा कुछ। देखो इसको जूम कर लो। अब इसके हमने सरफेस को पकड़ के खींच दिया, तो बताओ इसकी लाइनिंग पे बताओ ऐसे ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस है कि नहीं? ब्रश बॉर्डर। अच्छा, एक डब्बा ये है हमारे पास, एक डब्बा ये। बताओ एब्जॉर्प्शन किसमें ज्यादा होगा? इसका सरफेस एरिया ज्यादा, यहां से भी एब्जॉर्प्शन, यहां से, तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। तो देखो सेल के लाइनिंग पे प्रोड्यूस ढेर सारे माइक्रोस्कोपिक, अब इसे आंख से थोड़ी ना देख पाएंगे, माइक्रोस्कोप से ही देखेंगे, इतने छोटे हैं। माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन होता है, जिसे क्या बोलते हैं? माइक्रोबिलाई। और माइक्रोबिलाई हमें अपीयरेंस कैसा देता है? गिविंग ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। कैसा अपीयरेंस देता है? ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। दीज मॉडिफिकेशन, ये मॉडिफिकेशन क्यों हुआ है? ताकि सरफेस एरिया को क्या कर सकें? इंक्रीज कर सकें एनॉर्मसली, मतलब बहुत ज्यादा। विलाई जो होता, अब बताओ सरफेस एरिया को इंक्रीज किया है सर इसलिए ताकि हम एब्जॉर्प्शन ज्यादा कर सकें, और एब्जॉर्प्शन करके तुम्हें पूरी बॉडी में पहुंचाना है, तो इसका मतलब सर विलाई में सप्लाई होना चाहिए, ब्लड वेसल्स की सप्लाई होनी चाहिए, लिम्फ वेसल्स की सप्लाई होनी चाहिए। तो यहां सप्लाई होता है, क्यों नहीं होता? इधर देखो, ये है लिम्फ, क्या है? ये है क्या? बिलाई। ये है बिलाई। तो इसके अंदर देखो ये क्या पाया जा रहा है? ये है बिलाई, और ये लिम्फ वेसल्स को बोल रहे हैं लैक्टियल। कैपलरी जो आर्टरी और वेन को जोड़ता है उसे क्या बोल रहे हैं? कैपलरी। ये है कैपलरी, और ये देखो लाल वाला क्या है? आर्टरी, और ये क्या है? वेन। ये नीला वाला वेन और लाल वाला क्या? लाल वाला क्या है? आर्टरी, और दोनों को ये जोड़ रहा है, तो क्या होता है? कैपलरी जो होता है आर्टरी और वेन को जोड़ता है, वो तो हमें पता ही होना चाहिए, ठीक है। बिलाई जो होता है सप्लाई, बिलाई में सप्लाई होता है विद नेटवर्क ऑफ ढेर सारे क्या होते हैं? कैपिलरी होते हैं, लार्ज बड़ा सा लिम्फ वेसल्स होता है जिसे लैक्टियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिम्फ वेसल्स को क्या बोलते हैं? लैक्टियल। म्यूकोसल एपिथेलियम, अब जो लास्ट वाली लेयर है म्यूकोसा, वो चाहे जहां तुम देख लो, म्यूकोसल एपिथेलियम के पास होता है गॉबलेट सेल। क्या होता है? गॉबलेट सेल, जो सिक्रीट करता है म्यूकस। क्या सिक्रीट करता है? म्यूकस। अगर म्यूकस नहीं होगा तो चिपचिपापन नहीं होगा, तो डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा, ना तो डिफिकेशन अच्छे से होगा। डैट हेल्प, जो लुब्रिकेशन करता है। क्या करता है? लुब्रिकेशन करता है। म्यूकोसा ग्लैंड भी बनाता है। क्या बनाता है? म्यूकोसा बनाता है ग्लैंड। क्या बनाता है? ग्लैंड। और ये ग्लैंड अगर स्टमक में बना रहा है तो उसे बोलेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड। अगर क्रिप्ट्स बिटवीन, देखो ये दो बिलाई का बेस है, इसे बोल रहे हैं क्रिप्ट्स। अगर यहां कोई ग्लैंड बन रहा है तो इसे बोलते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कुहन। क्रिप्ट्स इन बिटवीन बेस ऑफ बिलाई, दो बिलाई के बीच में, वो भी बेस पे इन इंटेस्टाइन, इसे बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लिवर कुहन। हमने बताया था क्रिप्ट ऑफ लिवर कुहन में कुछ सेल होते हैं जिन्हें नाम होता है पेनेथ सेल।
जो सिक्रीट करते हैं क्या, लाइजोजाइम सिक्रीट करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया, एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है। लाइजोजाइम बोलते हैं जो एंटीबैक्टीरियल होता है, बैक्टीरिया को मारता है। और सुनो, जितने भी 4 लेयर हैं, ऑल 4 लेयर, ऑल 4 लेयर जो होता है, क्यों नहीं काम कर रहा है, चलो ठीक, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। ऑल द 4 लेयर सो मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जितने भी 4 लेयर हैं वो ऐसा नहीं कि सिरोसा, मस्कुलेरिस, म्यूकोसा, म्यूकोसा, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन उसमें होगा अलग अलग पार्ट में। जैसे अगर स्टमक की बात करो, ऑब्लिक आ गया था, ऑब्लिक मसल्स सर्कुलर के नीचे। डिओडेनम की बात करो, सब उसमें ब्रूनर ग्लैंड आ गया था। और स्टमक की बात करो, म्यूकोसा इरेगुलर फोल्ड बना रहा था। इंटेस्टाइन की बात करो, म्यूकोसा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना रहा था। तो कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन इन चारों लेयर में होगा अगर अलग अलग पार्ट की बात किया जाए। देखो यहां पर इसको एलिमेंट्री कैनाल को ऐसा निकाला, काट के सामने से देख रहे हैं तो देखो सबसे बाहर वाली लेयर क्या है, सिरोसा, उसके देखो ऐसे ऐसे दिखा है, गोल गोल, मतलब ये ऐसे ऐसे गया है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। बाहर वाला क्या है, लॉन्गिट्यूडनल मसल, इनर वाला ऐसे ऐसे दिखा है, मतलब ऐसे गया है सर्कुलर, और दोनों को बोलते हैं मस्कुलेरिस। उसके बाद सब म्यूकोसा, उसके बाद क्या है, म्यूकोसा, क्या है, म्यूकोसा। और ये देखो ये क्या है, ल्यूमेन, यहीं से खाना पास होगा, क्या होगा, पास होगा। चलो ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, अब पढ़ते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्या पढ़ते हैं, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद हमें पढ़ना है डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड एसोसिएटेड विथ, ऐसा ग्लैंड जो जुड़ा है एसोसिएटेड विथ एलिमेंट्री कैनाल, उसे बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड, जो होता है जुड़ा होता है विथ एलिमेंट्री कैनाल। इसमें कौन कौन से 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड आते हैं, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर और पैनक्रियाज। सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड निकालता है, सलाइवा मतलब थूक निकालता है, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा निकालता है। सलाइवा मेनली प्रोड्यूस्ड बाय 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, 3 पेयर होते हैं सलाइवरी ग्लैंड के। पैरोटिड जो गाल के पास पाया जाता है, चिक जिसे बोला जाता है चिक ग्लैंड, और उसके बाद सब मैक्सिलरी, मैक्सिलरी मतलब होता है ये वाली बोन, मैक्सिलरी मतलब ये अपर जा वाले बोन को बोलते हैं, मैंडिबल मतलब लोअर जा। तो लोअर जा के पास जो पाया जाता है उसे सब मैक्सिलरी भी बोल दो, सब मतलब वो मैक्सिला के भी नीचे, मैंडिबुलर के भी नीचे है तो मैंडिबुलर बोल दो। एंड तीसरा वाला होता है सबलिंगुअल, जो टंग के नीचे पाया जाता है, बिलो द टंग पाया जाता है। दीज ग्लैंड इनकी सिचुएशन, ये सिचुएटेड होते हैं आउटसाइड द बक्कल कैविटी। ये देखो बक्कल कैविटी से बाहर होते हैं। तो सर सलाइवा बक्कल कैविटी में कैसे बन रहा है, इसका मतलब सर ये बाहर, इनका ग्लैंड तो बाहर लगा है लेकिन इनका पाइप कहाँ गिर रहा होगा, पाइप है कहाँ, बक्कल कैविटी में गिर रहा होगा ना। तो देखो यही है, जैसे हम एक पंप लगा दे जिससे पानी आता है ना, वो पंप जो है हम लगा तो बाहर है लेकिन उसके पाइप द्वारा पानी कहीं भी पहुंचा सकते हैं। तो ये भी बक्कल कैविटी के बाहर है, लेकिन सलाइवरी जूस कहाँ भेजते हैं, बक्कल कैविटी। इसके डक्ट होते हैं 3, उससे नहीं पढ़ना है। चलो अब इसको आगे बढ़ाते हैं। लीवर पे बात करते हैं, दूसरे ग्लैंड लीवर है। लीवर जो होता है वो क्या है, लीवर जो होता है ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। क्या होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड बॉडी का होता है। सर अगर लार्जेस्ट ग्लैंड है तो इसमें कुछ ना कुछ तो इसका वेट होगा ही। तो इसका वेट जो होता है, इसका वेट होता है 1.2 से 1.5 kg इसका क्या होता है, वेट होता है, मतलब 1200 से 1500 ग्राम होता है। अब देखो एक एडल्ट ह्यूमन की बात किया है, किसकी बात किया है, एडल्ट ह्यूमन की, बच्चे की बात नहीं किया है। इट्स सिचुएटेड, सर कहाँ पाया जाता है, स्टमक के बगल। ये इट्स सिचुएटेड, ये कहाँ पाए जाते हैं, जस्ट बिलो द डायाफ्राम, डायाफ्राम के जस्ट नीचे। थोरैक्स और एब्डोमेन को सेपरेट करने वाली एक लेयर होती है जिसे बोलते हैं डायाफ्राम। डायाफ्राम के डायग्राम देखोगे क्लियर रहेगा। डायाफ्राम के जस्ट नीचे पाए जाते हैं। एंड हैज 2 लोब, इसके पास 2 लोब होते हैं। कितने लोब होते हैं, 2 लोब होते हैं। चलो इधर हम दिखाने की कोशिश करते हैं इसको। हाँ इधर देखो, ये है 2 लोब। कितने लोब पाए जा रहे हैं, 2 लोब हैं। लीवर तो एक है लेकिन इसके 2 लोब है और दोनों सेपरेटेड हैं एक दूसरे से एक लिगामेंट द्वारा जिसे बोलते हैं फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। तो 2 लोब है। हाँ हिपैटिक लोब्यूल जो होता है स्ट्रक्चरल, अब ये लिवर जो है वो बना होता है किससे, हिपैटिक लोब्यूल से। तो वो उसका हिपैटिक लोब्यूल से कम कुछ भी कर दोगे वो फंक्शनल नहीं रह जाएंगे। तो सबसे छोटी यूनिट जिसमें लिवर फंक्शनल है वो होता है हिपैटिक लोब्यूल, सबसे छोटा स्ट्रक्चर हिपैटिक लोब्यूल। तो इसीलिए बोला गया हिपैटिक लोब्यूल जो होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है किसका, लिवर का। कंटेनिंग उसके पास क्या होता है, हिपैटिक सेल होता है। और ये हिपैटिक सेल
अरेंज होते हैं कॉर्ड के फॉर्म में, रस्सी के फॉर्म में अरेंज होते हैं, और सिक्रीट करते हैं बाइल। क्या सिक्रीट करते हैं? बाइल सिक्रीट करते हैं ना, ये रस्सी के फॉर्म में अरेंज होते हैं, अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड। ईच लोब्यूल, और प्रत्येक लोब्यूल जो होता है कवर्ड होता है थिन, प्रत्येक लोब्यूल कवर्ड होता है थिन कनेक्टिव टिश्यू, थिन कनेक्टिव टिश्यू के सीथ से, जिसे बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं? ग्लिसन्स कैप्सूल। एक बार क्वेश्चन ही पूछ लेगा, हो सकता है कि ग्लिसन्स कैप्सूल कहाँ पाए जाते हैं? लिवर में। हाँ बिल्कुल, लिवर में हिपैटिक लोब्यूल के चारों तरफ पाए जाते हैं। बाइल सिक्रीटेड बाई हिपैटिक सेल, बाइल जो हिपैटिक सेल द्वारा सिक्रीटेड होता है थ्रू हिपैटिक डक्ट, हिपैटिक डक्ट द्वारा वो जाके स्टोर हो जाता है और वहां कॉन्सेंट्रेट उसे किया जाता है थिन मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसे क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर। कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करें, ये देखो हिपैटिक डक्ट यहाँ से निकला और ये कहाँ खाना स्टोर, ये अपना बाइल है वो स्टोर कर दिया जाके कहाँ? गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर से निकलता है सिस्टिक डक्ट। क्या निकलता है? सिस्टिक डक्ट। अब ये सिस्टिक डक्ट खुल गया किसमें? कॉमन बाइल डक्ट में। किसमें खुलता है? इसे बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन बाइल डक्ट। चलो ठीक है, देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। द डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर का जो डक्ट होता है उसे बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। एलॉन्ग विथ, किसके साथ? सिस्टिक डक्ट हिपैटिक डक्ट के साथ। जैसे ये मान लो हिपैटिक डक्ट था, ये था सिस्टिक डक्ट, अब दोनों मिल गए, क्या हो गए? मिल गए, और बना कॉमन बाइल डक्ट। सिस्टिक डक्ट ये लिवर से आ रहा था ना, सिस्टिक डक्ट लिवर से जो डक्ट निकलता है हिपैटिक डक्ट, और ये क्या है? सिस्टिक डक्ट, दोनों मिलके हिपैटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। सिस्टिक डक्ट एलॉन्ग विथ हिपैटिक डक्ट, जो कहां से आ रहा है? लिवर से आ रहा है, फॉर्म दोनों मिलके क्या बना रहा है? कॉमन बाइल डक्ट। और ये कॉमन बाइल डक्ट जो होता है, यहां से होता है पैनक्रियाज, यहां से होता है पैनक्रियाटिक डक्ट। ये पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलकर बनाते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट बनाते हैं, और ये खुल जाता है डिओडेनम में, और यहां लगा होता है स्फिंक्टर ऑफ ओडियाई। चलो ठीक है, बाइल डक्ट एंड पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन टुगेदर, एक साथ ओपन होते हैं डिओडेनम में, किसके द्वारा? कॉमन हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट द्वारा, जो रेगुलेटेड होता है किसके द्वारा? स्फिंक्टर ऑफ ओडियाई। किसके द्वारा? स्फिंक्टर। इसकी ओपनिंग डिओडेनम में कौन रेगुलेट कर रहा है? स्फिंक्टर ऑफ ओडियाई। द पैनक्रियाज, ये जो पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियास इज अ कंपाउंड। अब देखो दो टाइप के ग्लैंड होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब जो अपना सिक्रीशन, अगर ग्लैंड है तो कुछ ना कुछ सिक्रीट करेगा, अपना सिक्रीशन अगर डक्ट में डाल रहा है तो उसे बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड, अपना सिक्रीशन अगर वो ब्लड में डाल रहा है तो एंडोक्राइन ग्लैंड। अब पूछो, अभी जो पढ़े हैं वो एक्सोक्राइन है, लीवर चाहे पढ़ लो चाहे सलाइवा, वो डक्ट में डालते हैं अपना सिक्रीशन। लेकिन अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक्सो भी है एंडो भी है, इसीलिए इसको कंपाउंड ग्लैंड बोलते हैं। बोथ एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन पोर्शन पाया जाता है, और ये इलोंगेटेड ऑर्गन होते हैं। क्या होते हैं? इलोंगेटेड ऑर्गन होते हैं, और ये सी शेप डिओडेनम के बीच में, ये क्या है? सी शेप डिओडेनम, और ये सी शेप डिओडेनम के बीच में पाया जाता है। बिटवीन द लिम्ब मतलब लंबा लंबा स्ट्रक्चर, लिम्ब ऑफ सी शेप डिओडेनम के बीच में पाए जाते हैं। द एक्सोक्राइन पोर्शन, अब ये जो एक्सोक्राइन पोर्शन होता है वो सिक्रीट करता है एल्केलाइन पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। इस जूस में होंगे कई प्रकार के एंजाइम। क्या होंगे? कई प्रकार के होंगे एंजाइम। एंड एंडोक्राइन पोर्शन जो लिवर का किसका? पैनक्रियास का होता है, वो सिक्रीट करता है हार्मोन, और वो हार्मोन होता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन। अल्फा सेल इसमें होता है जो इंसुलिन सिक्रीट ग्लूकागॉन सिक्रीट करता है, और बीटा सेल जो होता है इंसुलिन सिक्रीट करता है। चलो ठीक है, आओ बात को आगे बढ़ाते हैं। एंडोक्राइन पोर्शन में ये देखो यहाँ पर कुछ दिया गया है, ये लिवर से आ रहा है, लिवर फ्रॉम डक्ट फ्रॉम लिवर, और ये गॉल ब्लैडर है, और ये निकला, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? कॉमन हिपैटिक डक्ट, और ये मिलके बना रहे हैं कॉमन बाइल डक्ट, और ये और कौन? ये और ये मिलकर क्या बना रहा है? हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। बात खत्म हो गई। अब बात करते हैं डाइजेशन ऑफ फूड। देखो अगर हम डाइजेशन ऑफ फूड पे बात करते हैं, किस पे बात करते हैं? डाइजेशन ऑफ फूड। तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज अकम्प्लिश्ड, पूरा होगा किसके द्वारा? मैकेनिकल, हम पहले बता चुके हैं, और केमिकल प्रोसेस है। मैकेनिकल मतलब खाने को तोड़ेंगे, केमिकल मतलब उसको केमिकली डाइजेस्ट करेंगे। द बक्कल कैविटी परफॉर्म, बक्कल कैविटी करता है दो मेजर फंक्शन होते हैं। बक्कल कैविटी के दो मेजर फंक्शन होते हैं, एक तो ये मैस्टिकेशन करता है, फूड को तोड़ने में मदद करता है, और दूसरा फैसिलिटेशन। फैसिलिटेशन मतलब होता है आसान बनाता निगलने को, मैस्टिकेशन करता है फूड का और आसान बनाता है उसके निगलने को। द टीथ
एंड टंग, जो टीथ होता है और टंग होता है, along with the help of saliva की मदद से मैस्टिकेट करते हैं, फूड को तोड़ते हैं और मिक्स करते हैं थ्रोली मतलब आसानी से। अब म्यूकस जो होता है, सलाइवा में वाटर भी होता, म्यूकस भी होता। म्यूकस इन सलाइवा, म्यूकस जो होता है सलाइवा में, वो हेल्प करता है इन लुब्रिकेटिंग, लुब्रिकेट करता खाने को, क्या करता है, और एडरिंग मतलब जोड़ता है, मैस्टिकेटेड फूड पार्टिकल को जोड़ता है और बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जो टूटा हुआ खाना है और म्यूकस है जो सलाइवा का आपस में मिक्स होते हैं, बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे बोलते हैं बॉलस। कभी जिंदगी में नहीं देखा है क्या, जब खाना खा लो उसमें बाल पड़ जाए तो उसको निकालते हैं, तो बताओ निकलने वाले थे लेकिन उसको निकालना पड़ा तो बॉल लाइक बन जाता है कि नहीं, बॉल लाइक स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं बोलस। बोलस इज देन कन्वे, कन्वे मतलब पहुंचा दिया जाता है, बताओ बक्कल कैविटी से फेरिंग्स, देन इसे इसोफेगस में पहुंचाया जाता है, किसके द्वारा, निगलेंगे, और निगलेंगे तो इसको स्वेलोइंग बोलते हैं इंग्लिश में। अगर बायोलॉजिकल बात बोलना हुआ तो उसे बोलेंगे डेग्लूटिशन, क्या बोलेंगे, डेग्लूटिशन बोलेंगे। द बोलस फर्दर फिर से पास डाउन थ्रो ईसोफेगस, ईसोफेगस द्वारा वो आगे जाएगा, सक्सेसिव वेव ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन बनेगा जिसे बोलेंगे पेरिस्टाइलिसिस। मूवमेंट ऑफ बोलस इन ईसोफेगस इसे बोलते हैं पेरिस्टाइलिसिस। सर सक्सेसिव वेव, वेव बनेगा क्या सर, एक के बाद एक, सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, वेव मतलब ये बन रहा है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन का। तो देखो यहां पर हम दिखाने की कोशिश करते हैं, ये थोड़ा सा देखो, खाना ये मसल्स गया, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट, फिर खाना नीचे आया, फिर यहाँ कॉन्ट्रैक्ट, फिर खाना नीचे आया, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर नीचे, ऐसे एक पूरा वेव बनता है। क्या बनता है, वेव। मसल्स की वजह से बना है ये, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन किसमें होता है, मसल्स की वजह से। तो वही बोल रहा है सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक मस्कुलर वेव बनेगा मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन का, जिसे बोलेंगे पेरिस्टाइलिसिस। क्या बोलेंगे, पेरिस्टाइलिसिस। अच्छा, उसके बाद गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर कंट्रोल द पासेज ऑफ फूड इनटू स्टमक, फिर वही बात रिपीट कर रहा है जो पहले पढ़ चुके हैं। गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर होता है जो खाने को स्टमक में जाएगा कि नहीं इसको कंट्रोल करता है। सलाइवा जो होता है सिक्रीटेड बाई, सलाइवा सिक्रीटेड होता है इनटू ओरल कैविटी में सिक्रीट होता है, कंटेन, उसके पास इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम प्लस होगा, पोटेशियम होगा, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट होगा। उसके बाद कुछ एंजाइम होंगे, एंजाइम में सलाइवरी, एक एंजाइम है सलाइवरी एमाइलेज, दूसरा लाइजोजाइम। लाइजोजाइम बैक्टीरिया को मारता है तो एंटीबैक्टीरियल बोल सकते हैं। द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, अच्छा मैकेनिकल प्रोसेस कहाँ स्टार्ट होता है, माउथ में, तो केमिकल प्रोसेस कहाँ स्टार्ट होता है, स्टमक में नहीं, केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इनिशिएट हो जाता है ओरल कैविटी में और हाइड्रोलिटिक एक्शन द्वारा। हाइड्रोलिटिक एक्शन मतलब ऐसा एंजाइम की मदद से अगर किसी चीज को तोड़ रहे हो, एंजाइम की मदद से अगर किसी चीज को तोड़ रहे हो, एंजाइम अगर कोई ऐसा एंजाइम जो वाटर की मदद से तोड़े, हाइड्रो मतलब वाटर, लिटिंग मतलब लाइसिस करना, एक्शन होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम, जो कार्बोहाइड्रेट का स्प्लिट तोड़ता है जिसे बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज, उसका हाइड्रोलिटिक एक्शन होता है मतलब वाटर की मदद से तोड़ता है, सलाइवरी एमाइलेज। और लगभग स्टार्च को ये तोड़ देता है माउथ में ही, किसमें, माल्टोज में, और माल्टोज क्या है, डाइसैकेराइड है, तो पॉलीसैकेराइड को तोड़ दे रहा है डाइसैकेराइड में, स्टार्च जो है पॉलीसैकेराइड है। अबाउट 30%, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अबाउट 30% स्टार्च जो होता है उसे हाइड्रोलाइज तोड़ दिया जाता है बाय दिस एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज द्वारा। और कितने पीएच पे तोड़ा जाता है, 6.8 पीएच पे, इनटू डाइसैकेराइड में तोड़ दिया गया जैसे माल्टोज हो गया। लाइसोजाइम जो होता है इन सलाइवा एक टाइप एंटीबैक्टीरियल होता है। लाइसोजाइम क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है और प्रिवेंट करता है क्या, इन्फेक्शन को रोकता है। देखो स्टार्च को हम क्या करेंगे, सलाइवरी एमाइलेज डालेंगे 6.8 और ये किसमें टूट जाएगा, माल्टोज में, किसमें टूट जाएगा, माल्टोज में टूट जाएगा। द म्यूकोसा ऑफ स्टमक, अब स्टमक का जो म्यूकोसा होता है, लास्ट लेयर होता है, उसमें 3 टाइप के ग्लैंड होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, और गैस्ट्रिक ग्लैंड है 3 मेजर टाइप ऑफ सेल, 3 मेजर टाइप ऑफ सेल होते हैं ग्लैंड के। देखो पहला होता है म्यूकस नेक सेल विच सिक्रीट म्यूकस, जो क्या सिक्रीट करता है, म्यूकस सिक्रीट करता है। उसके बाद पेप्टिक सेल या चीफ सेल विच सिक्रेट, इसका तीसरा नाम होता है जाइमोजेनिक सेल, इससे एक बार क्वेश्चन बन गया था, जाइमोजेनिक सेल, जाइमोजेनिक सेल ये सिक्रीट करता है प्रो एंजाइम, प्रो एंजाइम मतलब ऐसा एंजाइम जो इनएक्टिव हो, जैसे पेप्सिनोजेन। अगर किसी वर्ड के शुरू में प्रो लगा है, वर्ड के लास्ट में जेन लगा है तो वो इनएक्टिव है। तो देखो पेप्सिनोजेन क्या है, इनएक्टिव, प्रो एंजाइम क्या है, इनएक्टिव। प्रो एंजाइम में कौन, पेप्सिनोजेन। और पेराइटल सेल होता है जिसे बोलते हैं ऑक्जेंटिक सेल, जो सिक्रीट करता है HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर कोई ग्लाइकोप्रोटीन होता है, क्योंकि ये मदद करता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में। इंट्रिंसिक फैक्टर
फैक्टर एसेंशियल होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, क्योंकि विटामिन B12 का डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन नहीं होता, तो ये कुछ ग्लाइकोप्रोटीन की मदद से अंदर जाते हैं। विटामिन B12 एसेंशियल होते हैं आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए। चलो ठीक है, अब देखो HCl बन गया है और इस एंजाइम को सर एक्टिवेट करना है, क्योंकि अभी ये इनएक्टिव था। क्या था? इनएक्टिव था। तो चलो एक्टिवेट अगर करना है तो एक्टिवेट कर लो। स्टमक जो होता है, अभी करते हैं, स्टमक जो होता है स्टोर करता है खाने को कितना, 4 से 5 घंटे खाने को स्टोर करता है। और फूड को मिक्स करता है थ्रोली, मतलब आसानी से, विद एसिडिक गैस्ट्रिक जूस। एसिडिक गैस्ट्रिक जूस से क्या करता है? मिक्स करता है स्टमक में बाय चर्निंग मूवमेंट। चर्निंग मूवमेंट होता है स्टमक के मस्कुलर वॉल में। इसे अब उस जो खाना होता है उसे बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं? जो खाना एसिडिक जूस के साथ मिक्स हो गया उसे क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। ये देखो इसमें चर्निंग मूवमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? चर्निंग मूवमेंट हो रहा है और खाना आसानी से क्या हो रहा है? मिक्स हो रहा है। और उस खाने को अब क्या बोलेंगे? काइम। क्या बोलेंगे? काइम। चलो द प्रो एंजाइम, अब फिर कनेक्ट करते हैं। जो HCl था निकला था, ऑक्जेंटिक सेल निकाला था, वो क्या करता है? द प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन एक्सपोजर कराते हैं पेप्सिनोजेन पे। पेप्सिनोजेन पे हम एक्सपोजर कराते हैं किसका? एक्सपोजर कराते हैं हम HCl का। किसका एक्सपोजर कराते हैं? HCl का। और कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव एंजाइम में। और एक्टिव एंजाइम क्या होगा? पेप्सिन। क्या होगा? पेप्सिन। अब इसका सर कोई ना कोई काम होगा। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है स्टमक का, प्रोटियोलिटिक एंजाइम ऑफ स्टमक। और ये क्या करता है? ये क्या करता है? पेप्सिन जो होता है कन्वर्ट कर देता है, प्रोटीन को तोड़ देता है प्रोटियोजेज में, प्रोटीएजेज नहीं, प्रोटियोजेज, और पेप्टोन्स में, जिसे क्या बोलते हैं? पेप्टाइड। छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है। अब एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि बताओ कि हम जो हैं, हम मीट खाते हैं तो वो उसको डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन हमारी भी शरीर तो मांस की ही बनी है, वो क्यों नहीं डाइजेस्ट होता? तो देखो म्यूकस और बाइकार्बोनेट जो होता है वो प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक जूस में। किसमें? गैस्ट्रिक जूस में। प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन लुब्रिकेशन, लुब्रिकेट, प्रोटेक्शन देते हैं, लुब्रिकेट करते हैं उसको एंड प्रोटेक्शन देते हैं म्यूकोसल एपिथेलियम फ्रॉम एक्सको क्रिएशन, मतलब उसको जलने से बचाते हैं। किससे बचाते हैं? जलने से बचाते हैं। बाई हाईली, किससे? हाईली एसिडिक, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड HCl। देखो यार ऐसा है ना, HCl जो होता है हाईली एसिडिक है, वो किसी भी चीज को क्या कर देता है? जला देता है। लेकिन तुम्हारा स्टमक क्यों नहीं जलता? क्योंकि ये एसिडिक हैं और म्यूकस और बाइकार्बोनेट मिलके एल्कलाइन मीडियम बना देते हैं। और वो पूरी लेप कहाँ लगी होती है? ऐसा समझ लो लेप लगी होती है स्टमक के लेयर पे, तो उसको HCl तो जलाने जाता है, लेकिन कहता है बेटा देखो हमें जला नहीं पाओगे, क्योंकि हमारे ऊपर लेप लगी, हम तुम्हें न्यूट्रल कर देंगे, हमारे पास आओगे, क्योंकि हम बेसिक हैं। चलो ठीक है, तो बच जाता है। HCl जो होता है प्रोवाइड एसिडिक पीएच देता है। क्या? और 1.8, इसकी वजह से 1.8 का पीएच आता है। ऑप्टिमल फॉर पेप्सिन, पेप्सिन के लिए जो ऑप्टिमल पीएच है, इस पे पेप्सिन बहुत बेस्ट काम करेगा। अब रेनिन की बात कर लेते हैं, जो अपने पास नहीं होता, इन्फेंट के पास होता है। रेनिन एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है, फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है, ऑफ इन्फेंट के, विच हेल्प इन, जो मदद करता है डाइजेशन ऑफ मिल्क, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। स्मॉल अमाउंट, देखो अब ये खत्म होती है बात इन्फेंट की, स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज भी सिक्रीट किया जाता है। किसके द्वारा? गैस्ट्रिक ग्लैंड द्वारा। गैस्ट्रिक ग्लैंड द्वारा स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज भी सिक्रीट किया जाता है। सुनो, वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट। अब क्या होगा? खाना काइम जो है इंटेस्टाइन में आएगा, तो वहां क्या होगा? वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट होगा और जनरेटेड किया जाएगा बाई मस्कुलेरिस ऑफ। किसका? मस्कुलेरिस, क्योंकि ये जो मूवमेंट हो रहा है वो मस्कुलेरिस ही करेगा। कौन करेगा? मस्कुलेरिस ही करेगा, क्योंकि वही मसल्स का बना हुआ है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में मूवमेंट हो रहा है, दीज मूवमेंट हेल्प, ये मूवमेंट, अब इंटेस्टाइन में खाना गया, वहां इंटेस्टाइनल जूस, बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस, तीनों जूस गिर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? खाने को मिक्स करना है ना जूस से, तो उसमें भी मूवमेंट होगा। अभी हमने मूवमेंट दिखाया था। हेल्प इन, जो इसमें दीज मूवमेंट हेल्प इन थ्रो मिक्सिंग। अब क्या मिक्स करते हैं? फूड को मिक्स करते हैं विथ वेरियस सिक्रीशन, जो बहुत सारे सिक्रीशन होते हैं इन इंटेस्टाइन, देयर बाई, इस प्रकार वो फैसिलिटेट करते हैं, आसान बनाते हैं डाइजेशन को। अब सर इंटेस्टाइन में कौन कौन सा? इंटेस्टाइन मतलब डिओडेनम। सर एक तो 2 जूस ऊपर से गिर रहा था, एक तो बाइल जूस, एक तो पैनक्रियाटिक जूस, और इंटेस्टाइन खुद एक जूस बनाता है। तो 3 प्रकार के जूस हैं, बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस, और सिक्रीशन रिलीज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। किसमें रिलीज होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। और जिसमें
इसमें से दो बाहर से आते हैं, पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस। ये रिलीज किए जाते हैं किसके द्वारा? हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट द्वारा। द पैनक्रियाटिक जूस कंटेन, अब पैनक्रियाटिक जूस में सर क्या क्या होता है? एंजाइम होते हैं, जैसे इसमें होता है ट्रिप्सिनोजन, इसमें होता है काइमोट्रिप्सिनोजन, और सब इनएक्टिव फॉर्म में है। प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियेसेस, ये सब होते हैं ना। देखो अब ट्रिप्सिनोजन ये तो इनएक्टिव है, इसको एक्टिव कैसे करेंगे? ट्रिप्सिनोजन जो होता है एक्टिवेटेड बाय एंजाइम एंटेरोकाइनेज द्वारा। किसके द्वारा एक्टिवेट किया जाता है? ये एंटेरोकाइनेज द्वारा एक्टिवेट किया जाता है, और ये एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन ये एंटेरोकाइनेज पैनक्रियास से नहीं आया है, ये सिक्रीट किया गया इंटेस्टाइनल म्यूकोसा द्वारा। क्या किया गया है? सिक्रीट किया गया है, और ये कन्वर्ट कर देता है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में, जो एक्टिव फॉर्म है। विच इंटर्न, अब सर ट्रिप्सिन क्या करेगा? अब ट्रिप्सिन इंटर्न एक्टिवेट करेगा अदर एंजाइम इन द पैनक्रियाटिक जूस। ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज को पेप्टाइडेज में कन्वर्ट कर देगा, और उसके बाद काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा, दूसरे एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। द बाइल रिलीज इनटू डिओडेनम, जो बाइल रिलीज हुआ है डिओडेनम में, उसके पास है बाइल पिगमेंट। क्या है? बाइल पिगमेंट। और बाइल पिगमेंट में क्या है? बिलीरुबिन, बिलीबर्डिन है ना। उसके बाद बाइल सॉल्ट है, छोलेस्ट्रॉल नहीं, कोलेस्ट्रॉल। छोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड। लेकिन बताओ, तुमसे अगर पूछा जाए एक एंजाइम ऐसा बताओ कि जिसमें क्या ना हो, कोई एक एंजाइम कह रहे, एक जूस ऐसा बताओ जिसमें कोई एंजाइम ना हो, तो क्या बताओगे? एक एंजाइम ऐसा बताना है, बाइल जूस जो होता है उसमें कोई एंजाइम नहीं होता, लेकिन ये एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है। बाइल ऑल्सो एक्टिवेट लाइपेजेस, ये क्या करता है? एक्टिवेट करता है लाइपेज को। बाइल का काम क्या होता है? सर बाइल में बाइल सॉल्ट होते हैं, और बाइल सॉल्ट को डालोगे तो बड़े बड़े फ्रैगमेंट को ये तोड़ देते हैं, छोटे छोटे फ्रैगमेंट, फैट के फ्रैगमेंट। सुनो, बाइल हेल्प इन एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट को तोड़ते हैं, ब्रेकिंग डाउन इनटू फैट वेरी स्मॉल मिसल्स जिसे बोलते हैं। अब छोटे पार्टिकल को क्या बोलते हैं? मिसल्स बोलते हैं। अब इंटेस्टाइनल जूस बचा है, पैनक्रियाटिक जूस पे तो बात कर लिए, बाइल जूस पे। इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम जो होता है उसके पास, इंटेस्टाइनल जो म्यूकोसल एपिथेलियम है उसमें होता है गॉबलेट सेल। क्या होता है? गॉबलेट सेल। और उसके बाद ये हो गया गॉबलेट सेल। उसके बाद विच सिक्रीट, जो सिक्रीट करता है म्यूकस। क्या सिक्रीट करता है? म्यूकस। अब सिक्रीशन ऑफ ब्रश बॉर्डर, ये जो ब्रश बॉर्डर सेल है, सिक्रीशन ऑफ ब्रश बॉर्डर ऑफ सेल ऑफ म्यूकोसा अलोंग विथ, अब जो ये गॉबलेट सेल सिक्रीट किया है, ब्रश बॉर्डर सेल जो है और ये जो गॉबलेट सेल है, उन दोनों के सिक्रीशन को मिलाकर बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। हाँ, तो क्या है? सिक्रीशन ऑफ ब्रश बॉर्डर ऑफ सेल म्यूकोसा का जो है अलोंग विथ किसका? सिक्रीशन ऑफ गॉबलेट सेल कंस्टिट्यूएट, मतलब बनाते हैं क्या? इंटेस्टाइनल जूस और सक्कस इंटेरिकस। क्या बनाते हैं? सक्कस इंटेरिकस। दिस जूस कंटेन, ये जूस कंटेन करते हैं वैरायटी ऑफ एंजाइम इनमें पाया जाता है, जैसे डाइसेक्राइडेज, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, उसके बाद डाइपेप्टाइडेज, लाइपेजेस, उसके बाद न्यूक्लियोसाइडेज, उसके बाद ईटीसी एटसेट्रा एटसेट्रा। सुनो, अब यहां पर वही कॉन्सेप्ट आएगा, सर काइम अगर इंटेस्टाइन में आएगा तो काइम में एसिडिक माहौल है, क्योंकि वो स्टमक से आ रहा 1.8 का पीएच लेके, तो वो तो सर इंटेस्टाइन को जला देगा। तो इंटेस्टाइन को भी कौन रोकता है? जो स्टमक को रोका था, कौन? म्यूकस जो होता है अलोंग विद बाइकार्बोनेट के साथ, ये मिलके प्रोटेक्ट करते हैं, ये मिलके। और ये बाइकार्बोनेट आया कहां से? पैनक्रियास से आया है। कहां से आया? ये बात दिमाग में रखना, पैनक्रियास से आया है। प्रोटेक्ट द इंटेस्टाइनल, कुछ हार्मोन जो होते हैं, इसको जब पैनक्रियास बाइकार्बोनेट का कम सिक्रीशन करता है तो कुछ हार्मोन इसको स्टिमुलेट करते हैं कि भैया बाइकार्बोनेट निकालो। तो बाइकार्बोनेट कहाँ से आया है? पैनक्रियास से। एंड प्रोटेक्ट द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा किससे प्रोटेक्ट करते हैं? फ्रॉम एसिड से। और एसिड से प्रोटेक्ट करने के साथ इंटेस्टाइनल म्यूकोसा का, इंटेस्टाइनल का माहौल बनाते हैं, एल्कलाइन मीडियम बनाते हैं, जिसका पीएच होगा 7.8 होगा। फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए पीएच बनाते हैं 7.8। सब म्यूकोसल ग्लैंड जिसे बोलते हैं ब्रूनर ग्लैंड ऑल्सो हेल्प इन दिस, ये भी मदद करता है इसमें। तो चलो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो यहां ये कुछ नहीं है, इसको समझना ऐसे हमारी भाषा में, थोड़ा सा अगर हमारी मदद कर देते, थोड़ा सा अगर जूम कर लेना वीडियो थोड़ा सा। देखो ऐसा है, ये जो प्रोटीन मुझे लगता है दिखना चाहिए, ये थोड़ा था देखो, अच्छा
थोड़ा और बड़ा कर दें, देखने की कोशिश करना। देखो यहां दिया है प्रोटीन प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स, ये जो होता है पार्सली हाइड्रोलाइज। अच्छा बताओ, प्रोटीन को पार्सली तोड़ दिया जाता है कहां? स्टमक में तोड़ दिया जाता है। पार्सली हाइड्रोलाइज्ड है प्रोटीन इन काइम में, रीचिंग अब इंटेस्टाइन में पहुंचेंगे, एक्टेड अपॉन, अब ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम उसके साथ काम करेगा, प्रोटीन पेप्टोन्स प्रोटियोज, अब उस पे काम करेगा ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। देखो यार ये अलग अलग पे अलग अलग काम करता है, लेकिन एनसीईआरटी में यही है तो यही पढ़ेंगे हम। तो ये तोड़ देते हैं डाइपेप्टाइड में, किसमें तोड़ देते हैं? ये अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड, इसमें तोड़ देते हैं। सर अभी सिंगल अमीनो एसिड नहीं है, दो अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं, डाइपेप्टाइड में तोड़ देते हैं। यहां डाइपेप्टाइड का माना दो पेप्टाइड नहीं होता, दो अमीनो एसिड है। तो ये सर तब तक ये नहीं अच्छा बनेगा जब तक ये सिंगल अमीनो एसिड में ना टूट जाए। तो जो देखो ये जो काम हो रहा है ना, बहुत सही तरीके से बता रहे हैं, ये जो काम हो रहा है ये इन पैनक्रियाटिक जूस कर रहा है, और इसके नीचे जो चार्ट दिया है वो कौन करता है? अच्छा देखो हमारे पास तो होगा ही यार, इसको दिखाई देते हैं। देखो क्या है, ये प्रोटीन इधर वाला पैनक्रियाटिक जूस है, इधर वाला इंटेस्टाइनल जूस है। तो प्रोटीन पेप्टोन्स प्रोटियोज, इस पे काम किया कौन? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, और इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया? डाइपेप्टाइड। अब डाइपेप्टाइड पे इंटेस्टाइनल जूस का डाइपेप्टाइडेज पड़ा और ये किसमें कन्वर्ट हो गया? अमीनो एसिड में। मतलब पैनक्रियाटिक जूस का जो एंड प्रोडक्ट है उस पे कौन काम कर रहा है? इंटेस्टाइनल जूस, और उसे फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे रहा है। इधर देखो पॉलीसेकेराइड पे हमने डाला एमाइलेज, कन्वर्ट हो गया डाइसेकेराइड में, और डाइसेकेराइड अब हमें पता है इंटेस्टाइनल जूस में था डाइसेकेराइडेज। क्या था? डाइसेकेराइडेज। और डाइसेकेराइडेज तीन प्रकार के, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज। माल्टेज माल्टोज को तोड़ेगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, लैक्टेज लैक्टोज को तोड़ेगा ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में, सुक्रोज सुक्रेज को तोड़ेगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। अब उसके बाद ये जो होता है फैट को लाइपेज डाल के डाइग्लिसराइड या मोनोग्लिसराइड में तोड़ दिया गया। अब यहां फिर से लाइपेज डाल के, अगर यहां से डाइग्लिसराइड है तो डाइग्लिसराइड से तोड़ेगा, अगर यहां से मोनोग्लिसराइड है तो मोनोग्लिसराइड को तोड़ के फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ देगा। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड पे न्यूक्लियेज डाला, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में तोड़ दिया। देखो न्यूक्लियोटाइड अगर यहां से ये बस न्यूक्लियोटाइड तक तोड़ा है तो इसके बाद इंटेस्टाइनल जूस न्यूक्लियोटाइड से स्टार्ट करेगा। अगर ये न्यूक्लियोसाइड तक तोड़ा है तो ये न्यूक्लियोसाइड पे न्यूक्लियोसाइडेज डाल के शुगर और बेस में कन्वर्ट कर देगा। कहने का मतलब जो फाइनल एब्जॉर्ब होने वाले प्रोडक्ट है, एब्जॉर्ब होने लायक प्रोडक्ट, ये जैसे अमीनो एसिड, ये सब सारे प्रोडक्ट एब्जॉर्ब होने लायक है, तो बताओ इसको कौन तोड़ता है? इंटेस्टाइनल जूस। तो यहां पर वही बात लिखी गई। अब हम रीड कर देते हैं एक बार, चलो हटाओ इसको, देखो रीड कर देते हैं बस एक बार इसको। देखो भैया हमने बता दिया अपने हिसाब से। हाँ अब यहां पर क्या है? कार्बोहाइड्रेट इन द काइम में जो हाइड्रोलाइज्ड किए जाते हैं पैनक्रियाटिक एमाइलेज द्वारा इनटू डाइसेकेराइड में तोड़ दिए गए। चलो आगे बढ़ जाते हैं। फैट ब्रोकन डाउन किसमें? लाइपेज द्वारा तोड़ दिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ किसकी वजह से? बाइल इनटू डाई एंड मोनोग्लिसराइड में तोड़ दिए गए। फैट जो होता है उस पर लाइपेज डाल के डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड में तोड़ दिया गया। न्यूक्लियेजेस जो होता है इन पैनक्रियाटिक जूस, जो पैनक्रियाटिक जूस में होता है एक्ट अपॉन न्यूक्लिक एसिड पे काम करता है टू फॉर्म। अब न्यूक्लियोटाइड बना देता और तोड़ेगा तो न्यूक्लियोसाइड बना देगा। न्यूक्लिक एसिड इसको तोड़ दिया न्यूक्लियस द्वारा, न्यूक्लियोटाइड, इससे हम फॉस्फेट ग्रुप निकाल दो न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड को तोड़ दो तो क्या हो जाएगा? नाइट्रोजनस बेस। अब यहां पर दिया है ये जो काम कर रहा है ये इंटेस्टाइनल जूस द्वारा हुआ है, ये जो काम हुआ है। तो एंजाइम इन द सक्कस एंटेरिकस में जो एंजाइम है ऑन द एक्ट ऑन किस पे काम करेंगे? एंड प्रोडक्ट ऑफ एबव रिएक्शन, मतलब पैनक्रियाटिक जूस का जो एंड प्रोडक्ट है उस पे काम करेंगे ना, टू फॉर्म रेस्पेक्टिव सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में उसे कर देंगे। दीज फाइनल स्टेप ऑफ डाइजेशन अकर, ये फाइनल स्टेप जो होता है ये बहुत करीब होता है म्यूकोसल एपिथेलियम। क्यों? ताकि तुरंत ही क्या हो जाए, वो बनने के बाद तुरंत ही एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये क्या होता है? वेरी क्लोज टू म्यूकोसल एपिथेलियम ऑफ सेल। किसका सेल? इंटेस्टाइन का सेल। डाइपेप्टाइड पे डाइपेप्टाइडेज डाल के अमीनो एसिड में, ये सब हम पढ़ा चुके हैं ना। देखो उसके बाद ब्रेक डाउन जो होता है
ब्रेक डाउन ऑफ बायोमैक्रोमोलिक्यूल जो मेंशन किए गए ऊपर अकर इन द डिओडेनम, कहाँ है, डिओडेनम में है, डिओडेनम में हो रहा है, डिओडेनम रीजन में, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो भी ऊपर हुआ है, घटना घटा है, जो भी हमने तोड़फोड़ की है वो डिओडेनम में रीजन में हो रहा है। द सिंपल सब्सटेंस, अब जो सिंपल सब्सटेंस बना है, 10 फॉर्म जो बने हैं एब्जॉर्ब किए जाएंगे जेजुनम में और इलियम में। अगर पूरे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है तो जेजुनम में बोलेंगे, क्योंकि इसमें बिलाई का संख्या क्या होता है, ज्यादा होता है। ऑफ रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। द अनडाइजेस्टेड, अब जो डाइजेस्ट हो गया वो ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड और जिसे एब्जॉर्ब नहीं किया गया सब्सटेंस पास कर दिए जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में कोई खास रोल नहीं होता डाइजेशन का, तो नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी, कोई खास डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होता किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो सर काम क्या होता है इनका, काम होता है एब्जॉर्प्शन, किसका, वाटर का, मिनरल का और कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन करते हैं। सिक्रीशन करते हैं सर म्यूकस, अगर ये म्यूकस ना सिक्रीट करे तो फीकल मैटर के निकलने में आसानी नहीं होगी, तो ये सिक्रीट करते हैं म्यूकस, विच हेल्प जो मदद करता है, एडरिंग मतलब जोड़ देता है वेस्ट पार्टिकल को जो अनडाइजेस्टेड है, चलो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल है उनको एक साथ जोड़ देता है, और लुब्रिकेट आसान बनाता है फॉर इजी पैसेज, उनको जोड़ देता ताकि इजी पैसेज हो जाए, आसानी से वो बाहर निकल जाए। अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस जिसे फीसेस मतलब फीकल मैटर बोलते हैं, अब इंटर हो जाएगा सीकम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू इलियोसीकल वॉल्व। देखो वॉल्व और स्फिंक्टर में क्या डिफरेंस होता है, वॉल्व देखो स्फिंक्टर कहेगा देखो जाने का तो रास्ता है लेकिन आने का नहीं, सॉरी देखो स्फिंक्टर जो है ना वो कहेगा, देखो स्फिंक्टर की बात कर रहे हैं, वो कहेगा आने का तो रास्ता है लेकिन जाने का नहीं, लेकिन कहेगा अगर तुम रो गा दोगे हम तुम्हें जाने देंगे। वॉल्व क्या कहेगा, वॉल्व कहेगा देखो भैया आने का तो रास्ता है, जाने का रास्ता बिल्कुल नहीं, रो चाहे गाओ। तो वॉल्व जो होता है 100% बैक फ्लो को रोकता है, स्फिंक्टर भी बैक फ्लो को रोकता है, लेकिन वो कभी कभी क्या होता है बैक फ्लो को अलाउ करता है, जैसे वोमिटिंग के केस में वहां स्फिंक्टर ही तो लगा है, लेकिन अगर यहां स्फिंक्टर लगा देते अगर ये वाला मटेरियल बाहर आता, छी 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 क्या मटेरियल बाहर आता, देखो विच प्रिवेंट जो प्रिवेंट करेगा बैक फ्लो ऑफ फीकल मैटर। हाँ फीकल मैटर भैया बैक फ्लो अगर हो जाता, जो चीज कहीं और से निकलनी निकलता कहीं और से, सुनो, और इट इज टेम्परेरली स्टोर इन रेक्टम, इसे अब फीकल मैटर को टेम्परेरली स्टोर किया जाता है रेक्टम, कब, जब तक वो बाहर ना निकल जाए। इजेशन मतलब डिफिकेशन मतलब इजेशन मतलब रिमूवल ऑफ, इसका दूसरा नाम इजेशन मतलब रिमूवल ऑफ फीकल मैटर। द एक्टिविटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये जो एक्टिविटी है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का जो एक्टिविटी है अंडर वो न्यूरल कंट्रोल और हार्मोनल कंट्रोल दोनों कंट्रोल कर रहा है, ताकि प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन बना रहे डिफरेंट पार्ट में। ऐसा ना हो कि स्टमक में डिओडेनम में खाना आकर पड़ा है और लीवर भैया गुस्सा हो गया कि हम खाना हम तो बाइल नहीं निकालेंगे, पैनक्रियाज उधर मुंह बना के कह रहा नहीं हम तो निकालेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन तालमेल बना रहे, इसीलिए ये कंट्रोल करता है कौन, न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल होता है। साइड जैसे हमने खाने को देखा आहा, उसके बाद सूंघा आहा, मुंह में उठा के रख लिया, अब क्या है मुंह में उठा के रख लिया, पहले देखा फिर सूंघा मुंह में रख लिया, तो बताओ हमारे अंदर स्लाइवेशन होता है, वो स्लाइवा का प्रोडक्शन बताओ कौन करता है, न्यूरल सिस्टम कंट्रोल में होता है कि नहीं। दो क्या हुआ, प्रेजेंस ऑफ फूड इन ओरल कैविटी कैन स्टिमुलेट कर सकता है सिक्रीशन ऑफ स्लाइवा, स्लाइवा का सिक्रीशन हो सकता है, बात समझ रहे हो कि नहीं। अगर स्लाइवा का सिक्रीशन नहीं हो रहा है तो एक तरीका बताते हैं भैया, सोचो काफी गंभीर तरीके से कि तुम इमली नमक लगा के खा रहे हो, काफी गंभीर तरीके से सोच लो, स्लाइवा आ जाएगा। चलो ठीक है, और खूब खट्टी इमली है, हाँ देखो ऐसे ऐसे तरीके हम बताते रहेंगे भविष्य में। गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल सिक्रीशन, अब जो स्टमक सिक्रीट कर रहा है, इंटेस्टाइन सिक्रीट कर रहा है, तो उनके सिक्रीशन को ऑल्सो स्टिमुलेटेड बाय, ये भी स्टिमुलेटेड होते हैं किसके द्वारा, न्यूरल सिग्नल द्वारा। द मस्कुलर एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पार्ट की जो मस्कुलर एक्टिविटी होती है वो भी कौन कंट्रोल करता है, एलिमेंट्री कैनाल। ऑल्सो मॉडरेटेड बाय, उसे कौन कंट्रोल करता है, न्यूरल मैकेनिज्म। अब वो लोकल और क्या हो सकता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दोनों हो सकते हैं। हार्मोनल कंट्रोल जो होता है, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन
हार्मोनल ये भी कंट्रोल करता है कौन, हार्मोनल कंट्रोल के अंडर में होते हैं। कैरीड आउट बाय लोकल हार्मोन मतलब जो जहां बने वहीं पर काम करे। प्रोड्यूस्ड बाय, अब ये लोकल हार्मोन कौन प्रोड्यूस किए हैं, गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा ने सिक्रीट किया है। चलो कहने का मतलब ये है, देखो कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। देखो यार ऐसा है, बॉक्स्ड आइटम में जो दिया गया है नॉट फॉर इवेल्युएशन। चलो एनर्जी देखो क्या है यार ना, जो एनर्जी कंटेंट होता है, एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ एनिमल, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है एनिमल को, एंड एनर्जी कंटेंट ऑफ फूड में जो एनर्जी का कंटेंट है, और एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ, किस टर्म में एक्सप्रेस्ड किया जाता है, टर्म ऑफ मेजर ऑफ हीट एनर्जी में मेजर किया जाता है। बिकॉज हीट जो होता है सभी एनर्जी का अल्टीमेट फॉर्म, अंत फॉर्म होता है, अल्टीमेट फॉर्म ऑफ ऑल एनर्जी। दिस इज ऑफन, इसको मेजर किया जाता है कैलोरी में, जूल में। विच इज द, अब पूछे एक कैलोरी क्या होता है, बोल देना सीधा, 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसे बोलते हैं एक जूल। और 1 किलो जूल क्या होगा, 1 किलो कैलोरी क्या होगा, 1 किलोग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होगी उसे क्या बोलेंगे, 1 किलो जूल। तो बात एकदम सिंपल है। विच इज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, जरूरत है टू रेज बढ़ाने के लिए टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर, कितने डिग्री सेल्सियस, बाई 1 डिग्री सेल्सियस, उसे क्या बोलते हैं 1 जूल। सिंस दिस वैल्यू टाइनी अमाउंट, ये बहुत टाइनी अमाउंट होता है। फिजियोलॉजिस्ट ने कहा देखो हमें बड़ा बड़ा चाहिए कुछ, तो हमने कहा चलो ठीक है। फिजियोलॉजिस्ट कॉमनली यूज किलो कैलोरी, वो कैलोरी में विश्वास नहीं करते, इतने 1 ग्राम वाटर में कौन क्या कर पाएगा, किलो कैलोरी या किलो जूल। 1 किलो कैलोरी क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। अब 1 किलो ग्राम कर दो ना वाटर, 1 लीटर वाटर कर दो, रिक्वायर्ड टू रेज बढ़ाने के लिए टेम्परेचर 1 किलोग्राम वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी उसे क्या बोलते हैं, 1 किलो जूल। न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं ट्रेडिशनली बोल देते हैं, रिफर करते हैं किलो जूल को, कैलोरी में लिखते हैं या जूल में लिखते हैं, ऑलवेज कैपिटलाइज्ड होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट, अब तुमसे पूछेगा व्हाट इज कैलोरिफिक वैल्यू, तो बताओगे अमाउंट ऑफ हीट, 1 ग्राम फूड को कंप्लीट, 1 ग्राम फूड को का कंप्लीट कंबसन, कंप्लीट तोड़ने के बाद जितनी एनर्जी निकलती है उसे बोलते हैं कैलोरिफिक वैल्यू। द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड फ्रॉम, निकल रहा है, कंप्लीट कंबसन, कंप्लीट तोड़ने पर 1 ग्राम फूड इन। अब देखो इस फूड को हम हो सकता है अंदर अपनी बॉडी में फिजियोलॉजी में तोड़ रहे हैं, हो सकता है बॉम्ब कैलोरीमीटर एक क्लोज्ड मेटल में तोड़ रहे हैं। क्लोज्ड मेटल में क्या होगा, जितनी एनर्जी फूड में है उतनी हमें दिखेगी, और फिजियोलॉजी में क्या होगा, कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगा। तो ग्रॉस प्रोडक्शन, जैसे हमारी सैलरी थी 1 लाख रुपए मान लो, अब उसमें से मान लो 10,000 कट गई, तो हमें एक्चुअल कितनी मिली, तो एक्चुअल हमारी सैलरी हुई 90,000, अगर ग्रॉस सैलरी 1,000। तो ग्रॉस प्रोडक्शन अगर निकालना है कि 1% भी एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस ना हो, तो वो बॉम्ब कैलोरीमीटर में देखेंगे, और एक्चुअल जो मिल रहा है वो फिजियोलॉजिकल वैल्यू बोल सकते हैं। तो देखो बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या है, क्लोज्ड मेटल चैम्बर है जिसमें भरा गया है O2। इस ग्रॉस, अब ये क्या निकालेगा, ग्रॉस कैलोरिफिक या ग्रॉस एनर्जी वैल्यू निकालेगा, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब जब एक्चुअल अमाउंट निकालना है तो वो उसे क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजी पे हमारी बॉडी में जो हमारी बॉडी में मिल रहा है उसे बोलते हैं फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ फूड। ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। कार्बोहाइड्रेट का होता है 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम, और उसके बाद प्रोटीन का होता है 6.5 किलो कैलोरी पर ग्राम, और 9.45 होता है किसका, फैट का, रेस्पेक्टिवली एक के बाद एक। वेयर जबकि इनके फिजियोलॉजिकल वैल्यू, फिजियोलॉजी पे हमें कितना मिलेंगे, देखो यहां पर 4, 4 और 9, मतलब कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में क्या होंगे, लॉस होंगे, कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस होगा। चलो देखते हैं। अब देखो इसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड प्रोडक्ट। एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच, जिसके द्वारा एंड प्रोडक्ट जो होता है डाइजेशन का पास किया जाता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा द्वारा इनटू ब्लड में या लिम्फ में। सर मजा नहीं आया, मजा अब आएगा। देखो डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ये मान लो इंटेस्टाइन का ल्यूमेन था, जहां तुमने खाना तोड़ा था, ल्यूमेन। अब इस ल्यूमेन द्वारा, और ये है ब्लड, क्या है, ब्लड बोल दो या इसके नीचे क्या बोल दो, लिम्फ।
अब एंड प्रोडक्ट को अपने इंटेस्टाइनल म्यूकोसा द्वारा ब्लड में छोड़ना, इसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। सिंपल सी बात है, ब्लड में या लिम्फ में छोड़ना। तो वही बोला, एब्जॉर्प्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एंड प्रोडक्ट जो होता है डाइजेशन का पास किया जाता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा द्वारा, किसमें, ब्लड में पास किया जाता है। इट इज कैरीड आउट बाई, अब देखो इसमें पैसिव मूवमेंट हो सकता है, एक्टिव हो सकता है, और पैसिव में फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट हो सकता है। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट एक ऐसा ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें कैरियर प्रोटीन की जरूरत होती है और हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसैकेराइड जैसे कि ग्लूकोज अमीनो एसिड, ये ग्लूकोज अमीनो एसिड और सम इलेक्ट्रोलाइट जैसे क्लोराइड आयन जो होता है, ये जनरली एब्जॉर्ब होते हैं सिंपल डिफ्यूजन द्वारा। देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट दो प्रकार के होते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब जो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाए। पैसिव ट्रांसपोर्ट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल डिफ्यूजन जिसमें कोई मेम्ब्रेन, कोई कैरियर प्रोटीन की जरूरत नहीं है। एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जिसमें उसको फैसिलिटेट करने के लिए प्रोटीन चाहिए। द पैसेज ऑफ These substance, इन सब्सटेंस का into the ब्लड में डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब एक बात बताओ यार, इसमें ब्लड जैसे मान लो ये क्या है, ये क्या है, ब्लड, और ये जो है यहाँ म्यूकोसा। अच्छा चलो ठीक है, इसको देखो, ये है म्यूकोसा और ये है यहाँ ब्लड और ये है ल्यूमेन। तो यहाँ अगर मात्रा दोनों, यहाँ 4 ml है, मान लो कोई चीज 4 ग्राम है और यहाँ 4 ग्राम है, बताओ नेट मूवमेंट क्या होगा, जीरो। नेट मूवमेंट होगा ही नहीं क्योंकि दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन सेम है। तो भैया अगर आप चाहते हो पैसेज करना दिस सब्सटेंस का, इन सब्सटेंस का और ब्लड में, इनटू ब्लड में, तो बताओ ये डिपेंड किस पे करेगा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हाउएवर सम सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, कुछ सब्सटेंस होते हैं जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, इसे एब्जॉर्ब किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, और इस मैकेनिज्म को बोलते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, अब वाटर का भी ट्रांसपोर्ट होता है। किसका ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर का भी ट्रांसपोर्ट होता है। डिपेंड करता है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, किस पे डिपेंड करता है, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट क्या है, दोनों के बीच में गाढ़ापन कह दो कितना है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर, अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, क्योंकि यहां हम क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो इधर 10 ml था और इधर 5 ml, तो जाहिर सी बात है 10 ml से पानी 5 ml की तरफ जाएगा। लेकिन अगर 5 ml से अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन भेजना है तो इसके लिए चाहिए एनर्जी, तो उसे बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हेंस रिक्वायर, हमें क्या चाहिए, एनर्जी। वेरियस न्यूट्रिएंट लाइक अमीनो एसिड हो गया, मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज हो गया, इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम हो गया, एब्जॉर्ब किए जाते हैं इनटू ब्लड बाय दिस मैकेनिज्म एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बीइंग इनसॉल्युबल होने के नाते कैन नॉट एब्जॉर्ब, इसे नहीं एब्जॉर्ब किया जा सकता, किसमें, ब्लड में डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता। एब्जॉर्ब इन ब्लड फर्स्ट, पहले इसे क्या किया जाता, तोड़ा जाता है स्मॉल ड्रॉपलेट में जिसे बोलते हैं मिसेल्स। क्या बोलते हैं, मिसेल्स। अब विच मूव इनटू इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, अब ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में जाता है। जैसे मान लो यहां से मोनोग्लिसराइड आया था, अब इसे फिर सिंथेसाइज करके ट्राइग्लिसराइड बनाया जाएगा। पहले ट्राइग्लिसराइड था, तोड़ा गया मोनोग्लिसराइड, मिसेल्स बोला गया, इसके चारों तरफ सॉल्ट लगा दिया गया, उसके बाद ये अंदर आया, इसे ट्राइग्लिसराइड में बनाया गया। तो मिसेल्स which move into intestinal mucosa, they are reformed, यहां पर फिर से इनकी फॉर्मेशन होती है वेरी स्मॉल। अब यहां पर ट्राइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड पे हमने चढ़ा दिया प्रोटीन की कोटिंग, जिसे अब बोलने लगे काइलोमाइक्रोन। क्या बोलने लगे, काइलोमाइक्रोन। दे आर रीफॉर्म्ड इन वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड, बहुत स्मॉल प्रोटीन के कोट के बने हुए फैट ग्लोब्यूल, गोल गोल से स्ट्रक्चर, जिसे बोले काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन विच ट्रांसपोर्टेड इनटू, जो ट्रांसपोर्ट हो गए लिम्फ वेसल्स में, क्योंकि ये ब्लड में नहीं जाएंगे, कहां जाएंगे, लिम्फ में जाएंगे, जिसे बोला था लैक्टियल, और जो कहां था, बिलाई में। दीज लिम्फ वेसल्स, ये अल्टीमेटली तो ब्लड में जाएंगे। दीज लिम्फ वेसल्स अल्टीमेटली रिलीज एब्जॉर्ब सब्सटेंस को कहां रिलीज कर देगा, ब्लड में रिलीज कर देगा ना। कहां रिलीज कर देगा, देखो ब्लड में रिलीज कर देंगे। ये देखो यहां से ये ऐसे मूवमेंट हो रहा है, देखो ये क्या है, ये हरा वाला क्या है, लैक्टियल। यहां जो सब्सटेंस आ रहा है देखो, अल्टीमेटली वो कहां जा रहा है, वो ब्लड में जा रहा है। कहां जा रहा है, अल्टीमेटली उसे ब्लड में ही जाना है। ठीक है, चल बात करते हैं, इसको हटाओ, अरे हट जाओ, चलो ठीक है। देखो एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के जो अलग अलग पार्ट होते हैं उसमें अलग अलग टाइप के सब्सटेंस का क्या होता है,
एब्जॉर्प्शन होता है, जैसे कि माउथ में होता है, स्टमक में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। हाउएवर, हालांकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी जेजुनम में होता है। समरी ऑफ एब्जॉर्प्शन यहाँ पर दिया गया है, साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन एक तरफ लिखा है, सब्सटेंस कौन कौन से एब्जॉर्ब हुए ये भी बताया गया है। चलो देखते हैं। माउथ जो होता है, माउथ में जो होता है वो सर्टेन ड्रग्स, कुछ ड्रग्स क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, जो कम इन कांटेक्ट विथ म्यूकोसा, जो म्यूकोसा के कांटेक्ट में ये सबसे अंदर वाली लेयर क्या है, म्यूकोसा ऑफ माउथ एंड लोअर साइड ऑफ टंग, टंग के लोअर साइड से भी एब्जॉर्ब होंगे और एब्जॉर्ब होके कहाँ चले जाएंगे, ब्लड कैपिलरी, और ब्लड कैपिलरी के माध्यम से ब्लड में चले जाएंगे। सर्टेन ड्रग्स यहाँ से हम याद रखते हैं ना, सर्टेन ड्रग्स। अब देखो ये एब्जॉर्ब करते हैं वाटर, सिंपल शुगर और अल्कोहल को एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्टमक में होता है। ये बातें क्लियर होनी चाहिए। और सबसे अच्छा डाइजेशन कहाँ कंप्लीट होता है, इंटेस्टाइन में, तो वहीं एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होता है। प्रिंसिपल ऑर्गन, प्रिंसिपल मतलब मुख्य ऑर्गन होता है फॉर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन के लिए जो प्रिंसिपल ऑर्गन होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। द डाइजेशन इज कंप्लीटेड हेयर, डाइजेशन क्योंकि यहाँ कंप्लीट हो रहा है। एंड फाइनल प्रोडक्ट जो है डाइजेशन का, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, फैटी एसिड हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, अमीनो एसिड हो गया, जितने भी सबसे साइड में लिखे थे वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं म्यूकोसा द्वारा, कहाँ चले जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में और लिम्फ में चले जाते हैं। अभी हमने बताया था। स्मॉल, ये भी लार्ज इंटेस्टाइन भी देख चुके हैं। वाटर, मिनरल और ड्रग्स का यहाँ पर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद हमसे पूछा जाएगा, कहा जाएगा द एब्जॉर्ब सब्सटेंस फाइनली रीच टू, वो कहाँ फाइनली रीच टू टिश्यू। अब एब्जॉर्ब सब्सटेंस ब्लड द्वारा कहाँ चले जाएंगे, पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी से सेल में चले जाएंगे। ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू होता है और सेल क्या कर लेगा, इसे यूटिलाइज कर लेगा। यूटिलाइज क्यों करेगा, फॉर देयर एक्टिविटी, अपनी एक्टिविटी के लिए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। द डाइजेस्टिव वेस्ट, डाइजेस्टिव वेस्ट जो होता है सॉलिडिफाइड, इसको क्या किया जाता है, सॉलिडिफाइड मतलब सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट, कोहेरेंट मतलब जोड़ दिया जाता है, फीसेस, फीकल मैटर बना दिया जाता है, किसमें, रेक्टम में। इनिशिएट, अब ये ब्रेन को मैसेज भेजेगा, न्यूरल रिफ्लेक्स जनरेट करेगा और मैसेज देगा, ब्रेन मैसेज देगा, वहां पर लगे होते हैं स्फिंक्टर कि भैया खुल जाओ। तो देखो अब जब रिफ्लेक्स मैसेज आएगा तो अर्ज मतलब चाहत होगी या डिजायर होगा फॉर इट्स रिमूवल, हम रिमूवल करने का क्या होगी, इच्छा होगी। चलो भैया ऐसे ऐसे डिजायर आ रहे हैं। देखो द इजेशन, इजेशन मतलब रिमूवल, इजेशन ऑफ फीसेस, फीसेस मतलब फीकल मैटर का आउटसाइड थ्रो कर देंगे एनाल ओपनिंग द्वारा, जिसे बोलेंगे डिफिकेशन। क्या बोलेंगे, डिफिकेशन। लास्ट स्टेप है किसका, लास्ट स्टेप है डाइजेशन का। अच्छा ये एक वॉलेंट्री प्रोसेस होता है। अच्छा बताओ, जब मर्जी तभी, ऐसा थोड़ी ना रहता। इनवॉलेंट्री मतलब जो हमारी इच्छा शक्ति के कंट्रोल में ना हो, हमारे विल पावर के कंट्रोल में ना हो। क्या भैया ये तुम्हारे बिल पावर के कंट्रोल में नहीं है, कहीं भी बैठोगे भैया, अगर बिल पावर के कंट्रोल में नहीं, मैसेज आया निकल गया। हाँ लेकिन वॉलेंट्री एक समय तक, ऐसा नहीं कि निकालेंगे ही नहीं सर, ना निकालो, फिर एक समय ये वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री खुद ही निकल जाएगा। कैरीड आउट बाई, किसके द्वारा किया जाता है, मास पेरिस्टाइलेटिक मूवमेंट मतलब होता है फोर्सिबल मूवमेंट। क्या होता है, फोर्सिबल मूवमेंट। चलो ठीक है, अब डिसऑर्डर पढ़ लेते हैं ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। पहला है इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का इन्फ्लामेशन, सूजन आ जाना, मोस्ट कॉमन एलिमेंट मतलब होता है बीमारी है, ड्यू टू बैक्टीरिया की वजह से होता है वायरल इन्फेक्शन। द इन्फेक्शन ऑल्सो कॉज्ड बाय, ये इन्फेक्शन किसके द्वारा और कराया जाता है, पैरासाइट ऑफ इंटेस्टाइन, जैसे टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म, थ्रेड वॉर्म, जितने भी वॉर्म है, हुक वॉर्म, पिन वॉर्म, सबके द्वारा कराए जा सकते हैं। पर उसके बाद है जॉन्डिस। जॉन्डिस में जो होता है लिवर क्या हो जाता है, अफेक्टेड, लिवर सही से काम नहीं करता। स्किन आई जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, येलो हो जाती, क्योंकि डिपोजिशन होने लगता है बाइल पिगमेंट, और बाइल पिगमेंट में बिलीरुबिन का क्या हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है। वोमिटिंग की अगर बात करें, वोमिटिंग में क्या होता है, स्टमक का कंटेंट माउथ के रास्ते से निकल जाता है। इजेक्शन मतलब होता है निकलना ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रो, किसके द्वारा, माउथ। दिस रिफ्लेक्स एक्शन, अब वोमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए मेडुला ऑब्लिंगेटा जो होता है, वो ब्रेन का एक पार्ट होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा, उसमें एक सेंटर होता है जिसे बोलते हैं वोमिटिंग सेंटर। तो इस रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है वोमिट सेंटर जो पाया जाता है मेडुला में। फीलिंग ऑफ नोजिया प्रीसीड्स वोमिटिंग, फीलिंग ऑफ नोजिया मतलब पहले क्या जी मचलाएगा, उसके बाद क्या आएगा, वोमिटिंग होगा। तो
नोजिया प्रीसीड्स, आगे चल के क्या कराएगा, वोमिटिंग। उसके बाद है डायरिया। देखो डायरिया कॉन्स्टिपेशन, जिसमें बार बार जाना पड़े वो डायरिया, जिसमें जाना ही ना पड़े वो है कॉन्स्टिपेशन। क्योंकि डायरिया में जो होता है एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉवेल मूवमेंट, इंटेस्टाइन का मूवमेंट एबनॉर्मल हो जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तो ये इंक्रीज कर देता है लिक्विडिटी इन फीकल डिस्चार्ज, जो फीकल मैटर डिस्चार्ज होता है उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए इसे डायरिया बोलते हैं। लूज मोशन भी इसे बोल सकते हैं। इट रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब बताओ ये जब बार बार खाना निकल ही जा रहा है फीकल मैटर, तो क्या एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा कि नहीं। कॉन्स्टिपेशन की बात करते हैं। कॉन्स्टिपेशन जो होता है इसमें तो बार बार निकल रहा है, इसमें निकल ही नहीं रहा। देखो द फीसेज आर रेटेन विद इन कोलोन, फीसेज जो है वो रेटेन, फीकल मैटर रेटेन हो गया कोलोन में। एज क्यों, क्योंकि यहाँ बॉवेल मूवमेंट की वजह से ये भी होता है ये भी, लेकिन यहाँ बॉवेल मूवमेंट बढ़ गया, यहाँ हो ही नहीं रहा, इरेगुलर हो गया उसका। इनडाइजेशन जो होता है इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में द फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड, फूड जो होता है पूरी तरीके से प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं करता, लीडिंग टू फीलिंग ऑफ फुलनेस, हमें क्या आता है, ऐसा लगता है पेट भरा भरा है। द नोजिया जो होता है, नोजिया नोजिया कह रहे हैं, दिस कॉज, ये कॉज जो होता है इनडाइजेशन कॉज जो होता है वो इनएडिक्वेट, पहला कारण है इसका इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन, अपर्याप्त एंजाइम का सिक्रीट होना, सही से सिक्रीट ना होना एंजाइम का, चिंता, फूड पॉइजनिंग, उसके बाद ज़्यादा खा लेना, स्पाइसी मतलब तीखा खा लेना, ये हो गया। अब लास्ट बात करते हैं इसमें PEM, प्रोटीन एनर्जी मलन्यूट्रिशन, इसको याद कर लो ऐसे। डाइटरी डिफिशियंसी अगर हो जाएगा, पहले तो देख लो, हाँ डाइटरी डिफिशियंसी अगर प्रोटीन का हो गया या टोटल फूड कैलोरी का हो गया, वाइड स्प्रेड बहुत ज़्यादा देखा गया है, मेनी बहुत सारे अंडर डेवलप्ड कंट्री में, जैसे साउथ हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, उसके बाद साउथ अमेरिका हो गया, वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका हो गया, यहाँ देखा गया है। प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन या PEM में इफेक्ट, वो असर डाल सकता है बहुत बड़े पैमाने पर, लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन पे वो असर डाल सकता है ड्यूरिंग कब, जब वहाँ सूखा पड़ जाए, फैमाइन भुखमरी हो, पॉलिटिकल टर्मोइल या पॉलिटिकल कोई दिक्कत हो जाए, जैसे हिरोशिमा नागासाकी पे हुआ था ना। सुनो, दिस हैपेंड, ये हुआ है, कहाँ हुआ है, बांग्लादेश में, कब, जब उनमें लड़ाई हो रही थी लिबरेशन वॉर के दौरान। एथियोपिया में देखा गया है ड्यूरिंग सीवियर, बहुत भयानक ड्रॉट पड़ा था मिड 80 में, कब, मिड 80 में। PEM, अब PEM जो है इफेक्ट करता है किसको, इन्फेंट को और बच्चों को, टू प्रोड्यूस, और दो बीमारियां प्रोड्यूस करता है, मरासमस और क्वासियोर। ध्यान से देखो इसे, ये देखो, ये बच्चा मरासमस का शिकार है, ये बच्चा क्वासियोर का शिकार है। चलो अब देखो, उसके बाद मरासमस इज प्रोड्यूस्ड बाई, मरासमस प्रोड्यूस किया जाता है किसके द्वारा, मरासमस इज प्रोड्यूस्ड बाई साइमल्टेनियस डिफिशियंसी, अगर डिफिशियंसी हो जाए प्रोटीन का भी और कैलोरी का भी, एनर्जी भी कम है प्रोटीन भी कम है। इट इज फाउंड इन इन्फेंट लेस देन 1 ईयर के बच्चे में ये पाया जाता है। इफ, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इफ मदर मिल्क्स, मदर का, माँ का दूध टू अर्ली रिप्लेस कर दिया जाता है, ऐसे फूड से रिप्लेस कर दिया जाता है विच आर पुअर, जिसमें बहुत कम है, प्रोटीन भी कम है और कैलोरिक वैल्यू भी कम है, दोनों कम है। दिस ऑफन, ये अक्सर हैपन कब होता है, इफ मदर, ये क्यों हो गया, क्यों ऐसे माँ के दूध को रिप्लेस कर दिया गया किसी फूड से, ये अक्सर ऐसा होता है इफ द मदर हैड सेकेंड प्रेगनेंसी, माँ सेकेंड प्रेगनेंसी में चली गई, चाइल्ड बर्थ व्हेन द ओल्डर इन्फेंट इज स्टिल टू यंग, ओल्डर इन्फेंट जो था, बच्चा था अभी यंग ही था, छोटे साल का था, और माँ को दूसरी प्रेगनेंसी हो गई। याद करो, प्रेगनेंसी हो जाएगी तो फिर मिल्क बनना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब देखो मरासमस में जो होता है, अगर प्रोटीन डिफिशियंसी है, ये इंपेयर मतलब गड़बड़ कर देगा क्या, ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू को गड़बड़ कर देगा, और उसके बाद हाँ टिश्यू ऑफ प्रोटीन, रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू प्रोटीन को गड़बड़ कर देगा। एक्सट्रीम, बहुत बच्चा दुबला पतला हो जाएगा, देख लो उसको, दुबला पतला, इमेसिएशन मतलब दुबला पतला बॉडी हो जाएगी, हाथ पैर लंबे पतले पतले हो जाएंगे। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, स्किन बिकम ड्राई, सूखी हो जाएगी, बुड्ढो जैसे सिम्टम इसमें आ जाते हैं कुल मिला जुला के। थिन और रिंकल्ड स्किन, झुर्री पड़ जाएगी स्किन पे। ग्रोथ रेट जो होगा, बॉडी वेट दोनों डिक्लाइन हो जाएंगे, कंसिडरेबली मतलब अच्छा खासा डिक्लाइन देखा जाएगा दोनों में। उसके बाद जो होता है, इवन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड मेंटल
फैकल्टीज वो भी क्या हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएंगे। उसके बाद क्वासियोरकर की बात कर रहा है। क्वासियोरकर इज प्रोड्यूस्ड बाई प्रोटीन डिफिशियंसी अनअकम्पेन्ड, मतलब क्या होता है कि इसमें मतलब प्रोटीन की डिफिशियंसी थी लेकिन कैलोरी की डिफिशियंसी नहीं थी। इट रिजल्ट फ्रॉम रिप्लेसमेंट ऑफ मदर, ये भी वही है। ये क्यों हुआ है, क्योंकि माँ का दूध रिप्लेस कर दिया गया ऐसे फूड से जिसमें कैलोरी तो ठीक ठाक है लेकिन क्या है, लो प्रोटीन डाइट है। चाइल्ड मोर देन, अब इस किस में होता है, मोर देन 1 से 5 साल के बच्चे में होता है। लाइक मरासमस की तरह इसमें भी होता है क्वासियोरकर। सो वेस्टिंग, मसल्स गलने लगता है। थिनिंग, लिम्ब पतले पतले होते हैं। फेलियर ऑफ ग्रोथ, ब्रेन और ग्रोथ जो होता है और ब्रेन का डेवलपमेंट दोनों रुक जाता है, फेल हो जाता है। अनलाइक मरासमस, ये मरासमस की तरह नहीं होता क्योंकि देखो लास्ट दोनों में इसमें फैट बिल्कुल भी नहीं लग रहा, इसमें फैट अभी भी इसके बॉडी के नीचे है। तो अनलाइक मतलब नहीं होते मरासमस की तरह। सम फैट स्टिल लेफ्ट अंडर स्किन, स्किन के नीचे कुछ फैट होते हैं। मोरिवर एक्सटेंसिव सूजन होता है। स्वेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट, जिसे ओडिमा मतलब बहुत ज़्यादा बॉडी सूजा होता है। इतनी बातें एकदम क्लियर होनी चाहिए। और यहाँ से एक बार क्वेश्चन बना था कहीं, देखो सबसे ज़्यादा जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, मोस्ट ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन, सबसे ज़्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। इतनी बातें एकदम क्लियर होनी चाहिए।